चलिए नाउ विजुअल, आज हम पीजीबीबी को पूरा रिवाइज करने वाले हैं। कंप्लीट जो हमारा पीजीबीबी चैप्टर है उसे कंप्लीट रिवाइज करेंगे। तो इसको हम आज कोशिश करेंगे कि आज के डेट में हम सारा का सारा इसका प्रोविजन कर लें। मैं 2.5 घंटे में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूं पीजीबीबी को। तो आइए देखिए, सबसे पहले पीजीबीबी का फुल फॉर्म देखें तो प्रॉफिट गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका होता है प्रॉफिट गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके अंदर नॉर्मली क्या क्या सीखते हैं और किस तरीके से करते हैं, हम सारी बातों पे डिस्कस करेंगे और सभी चीजों को एक एक करके हम इसके अंदर देखने वाले हैं। सर क्या क्या, जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले हमारे कुछ टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो कि हमें फोकस करना है। तो अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं यहां पे, तो हो सकता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे, प्रॉफिट एंड लॉस दे दे। हो सकता है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दे दे। हो सकता है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे दे। और हो सकता है आपको स्टेटमेंट दे दे। चलिए स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं जस्ट कि सर ये होता क्या है पीजीबीबी, ताकि हमें क्लियर हो जाए। होता क्या है नॉर्मली देखते हैं। सर पीजीबीबी में ना नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करूं तो ये चैप्टर जो है ये एज अ, आप ध्यान से समझिए, ये इनकम टैक्स हम पढ़ रहे हैं, है ना। जब हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो इनकम टैक्स में हमें बताया जाता है कि आपको जो टैक्स देना है वो टैक्स किस पे देना है। आपको जो टैक्स देना है वो टैक्स देना है आपको इनकम पे, और वो भी कौन सा इनकम जानते हो? करेक्ट इनकम। और अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम को इन्होंने टैक्स जब लेते हैं ये, तो टैक्स बोले गए कि हम हर एक इनकम के अलग रूल बनाएंगे। और यहां 5 हेड डाले गए जहां पे रूल बनाया गया, जैसे सैलरी इनकम के लिए अलग रूल है, टैक्स जो लगेगा। इसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी के लिए अलग रूल है। इस तरीके से आपका पीजीबीपी के लिए अलग रूल है। इसी तरीके से आपका कैपिटल गेन का अलग रूल है। इसके बाद आपका अगर देखा जाए तो अदर सोर्स के लिए अलग रूल है। ये सारे के सारे अलग अलग रूल हैं इनके लिए, जो कि मैंने यहां लिखे हैं। सारे अलग रूल हैं। हम जो सीख रहे हैं फिलहाल वो ये सीख रहे हैं। इसका रूल कहता है कि जब आप बिजनेस से, इसका रूल क्या कहता है कि जब आप बिजनेस से, यानी सिंपल की बात करें, आप अपना व्यापार करना चाहते हो। अब बिजनेस दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है हमारा जहां पे हम गुड्स को बेचेंगे, और एक हो सकता है जैसे मेरा काम है सर्विस देंगे। तो जहां सर्विस होता है उसको प्रोफेशन बोलते हैं, और जहां गुड्स को बेचा जाता है उसको नॉर्मली बिजनेस बोलते हैं। ठीक है ना, यहां पे तो बिजनेस एंड प्रोफेशन वर्ड आ गया। तो होता क्या है नॉर्मली देखा जाए तो हम कई बार अपनी इनकम को ना गलत कैलकुलेट, मतलब पीएनएल जब बनाते हैं तो आप देखिए, जैसे मैं एक पीएनएल आपके सामने बनाता हूं।
सर मैं भी डिडक्शन चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा। पहले डिडक्शन देखिए आप, ठीक है, पहले डिडक्शन देखना होगा आपको। ये देखिए, मैं एक पी एंड एल, क्योंकि मैंने पहले एग्जाम्पल बनाया नहीं, मैंने सोचा थोड़ी लंबी हो जाएगी और इसमें जो भी पार्ट कट करना होगा मैं कर दूंगा एडिटिंग करते टाइम पे। बाकी मैं खुद ही एग्जाम्पल आज ज्यादा कोशिश करूंगा बना के लिख दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस, अब इसके अंदर बाय में सेल्स आएगा, इनकम में लेट सपोज सेल्स हमारा 1000 रुपए है, बहुत मिनिमम 1000 करोड़ समझ लेना इसको। बाय साइड में आपका पता होगा कि क्लोजिंग स्टॉक आएगा, लेट सपोज के 500 रुपए है। टू साइड में आपका परचेज है, और परचेज जो है लेट सपोज 800 रुपए। यहां कोई वेजेस वगैरह है तो वेजेस है लेट सपोज 300 रुपए। हियर यहां पे हमारा निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। आपको वही ट्रेडिंग और पी एंड एल याद दिला रहा हूं जो कि आपने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में 11th में, ठीक है ना। तो 1500 और नाउ ये 1500, और टू साइड में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, दैट इज 1100 माइनस हो जाएगा तो 400। यही ग्रॉस प्रॉफिट इधर पहुंच गया, ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 400। फिर बाय हमें रेंट मिला है, मेरा इनकम है तो रेंट मिला है 200 का, रेंट मिला है 200 का। इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। रेंट के बाद मुझे डिविडेंड भी मिला है, तो बाय साइड में मैं लिख देता हूं डिविडेंड। मान लेते हैं 300 रुपए। मेरा एसेट्स बेचने के बाद फायदा हुआ है, यानी कैपिटल गेन मेरा फायदा हुआ है 200 रुपए, और मैंने वर्कर को सैलरी भी दिया है 300 रुपए, और मैंने डेप्रिसिएशन लगाया है अपने एसेट्स पे 100 रुपए, और मैंने यहां पे फॉर एग्जाम्पल बोनस दिया है 200 रुपए बोनस, और मैंने यहां पे फॉर एग्जाम्पल बोनस के बाद प्रोविजन PFD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 100 रुपए। और आपको थोड़ा पेशेंस रख के देखना पड़ेगा क्योंकि मैं चीजों को अच्छे से बताना चाहता हूं। अगर सोचोगे कि बहुत जल्दी हो जाए तो देखो उसमें टाइम लगेगा। तो अभी मैनेजमेंट का तो नहीं, पहले इनकम टैक्स का, फिर मैनेजमेंट की भी पूरी कोशिश रहेगी। तो 400, 200, 300 और 200, ये 1100 हो गया। क्योंकि मैं क्लास जो लूंगा ना तसल्ली से लूंगा, मुझे कोई दौड़ा भागी नहीं करनी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी कहीं दौड़ करके नहीं जाओगे। लॉजिक कमाल हो गया। तो नेट प्रॉफिट जो आया वो 400 आ गया, ठीक है। ये मैं गया इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास गया,
इनकम टैक्स के पास गया, मान लो सपोज करो ये इनकम टैक्स ऑफिसर का ऑफिस है, और आपको पता है मैं यहां पे गया, वैसे तो ऑनलाइन होता है, और मैं जो इनके ऑफिसर थे, इन ऑफिसर को मैं टैक्स देने गया, इन ऑफिसर को मैं टैक्स देने गया, और मैंने कहा कि मेरी इनकम 400 रुपए है और इसके ऊपर मैं आपको टैक्स दे रहा हूं। 400 करोड़ समझ लो, 400 हजार समझ लो, वो मान लो, तो एक तरीके से मान लो तो टैक्स दे रहा हूं। तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर होगा, आईटीओ, वो इस इनकम को वेरीफाई करेगा। ये इनकम वेरीफाई करने के लिए आपके पी&एल को देखेगा। तो जब ये इनकम टैक्स ऑफिसर जो है, ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर है आपके पी&एल को जब चेक करेगा, तो उस पी&एल में अगर कोई गड़बड़ी होगा तो ये समझाएगा मुझे कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए, उसको ठीक करिए। तो जब इनकम टैक्स ऑफिसर ने देखा इस पी&एल को तो बोला, अरे आपका रेंट, ये रेंट है, हमने आपको 5 हेड दे रखे हैं अलग अलग इनकम के, ये देखो अलग अलग, हर किसी के अलग रूल हैं। तो रेंट जो इनकम होती है, मानते हैं आपकी इनकम, लेकिन उसको तो एचपी के रूल के हिसाब से आपको टैक्स देना चाहिए, लेकिन आपने रेंट को क्या करा, रेंट को आपने यहां दिखा दिया, ये तो गलत हो गया आपका। आपकी इनकम है मानते हैं, लेकिन यहां नहीं आना चाहिए, यानी आपका ये पी&एल में गड़बड़ी नजर आई। अरे डिविडेंड, डिविडेंड तो आपका अदर सोर्स का इनकम है, डिविडेंड कहां का इनकम है आपका, अदर सोर्स का इनकम है, तो इसको तो अदर सोर्स में जाना चाहिए, आपने यहां क्यों दिखाया। आप यहां पे सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट दिखाइए, किससे, ओनली बिजनेस से रिलेटेड ही प्रॉफिट दिखाइए, और कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो अरे कैपिटल गेन, इसके लिए भी अलग हेड है, तो आपने जो ये सारे के सारे इनकम दिखाए ये गलत है, यानी जो आप ये सारे के सारे इनकम दिखा रहे हैं मुझे, ये इनकम टोटली गलत है, ये सारे के सारे इनकम यहां नहीं आने चाहिए, क्योंकि इसके लिए मैंने अलग से रूल और अलग से हेड बनाया हुआ है। अच्छा, इसका मतलब जब यहां पे गलती हुई है, तो आप समझना, अगर आप यहां गलती कर रहे हो, इस जगह गलती कर रहे हो, पी&एल में कहीं भी गलती करोगे तो प्रॉफिट तो गलत ही आएगा। चलो भाई चेक करते हैं। इसके बाद और क्या आया कि भाई अरे चलो सैलरी तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन क्या आपने रूल के हिसाब से लगाया है, मैंने कहा हाँ सर 32, तो बोला चलो ओके है ये डेप्रीशिएशन भी। बोनस, क्या बोनस आपने पेमेंट किया है एम्प्लॉय को, तो बोला नहीं सर अभी बोनस हमने पे नहीं किया है, बोनस पे कर देंगे। तो बोला गया कि बोनस, बोनस नॉट पेड, अभी तक हमने पेड ही नहीं किए हैं। इसके बाद दूसरा मैंने सवाल पूछा, अच्छा अरे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है कि आपने अंदाजा लगाया आपका पैसा डूबेगा, लेकिन एक्चुअल तो आपका नहीं डूबा है, तो नहीं डूबा है तो अगर आप यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम ही होगा, लेकिन ये एक्चुअल में तो है नहीं, इसका मतलब ये आपका प्रॉफिट जो है ये गलत हो गया। तो अब इनकम टैक्स ऑफिसर कहेगा इसकी दोबारा कैलकुलेशन करिए, इन चीजों को क्या करिए आप, जो यहां पे गिवन है इन चीजों को यहां से हटा दीजिए, और उसमें से फिर आप क्या करिए, ये भी हटाइए, और बोनस को भी ना जब पेमेंट करते हो तभी अलाउड होता है, अदरवाइज अलाउड नहीं होता, तो ये भी हटाइए, यानी मुझे से ये भी हटाना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा, और ये भी हटाना पड़ेगा, तब जाके मेरी एक इनकम जनरेट होगी, और उस इनकम पे मुझे टैक्स दीजिए अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। इस इनकम पे आप मुझे टैक्स दीजिए, मना नहीं कर रहा, लेकिन इस इनकम पे आप मुझे जो टैक्स देंगे वो टैक्स मुझे दीजिए एचपी के अकॉर्डिंग, इस इनकम पे टैक्स दीजिए अदर सोर्स के अकॉर्डिंग, इस इनकम पे टैक्स दीजिए कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग। तो जो हेड बनाया उसके हिसाब से कैलकुलेशन करिए। तो जो हम अभी सीख रहे हैं पीजीपीपी, तो पीजीपीपी तो इस चीजों को यहां पे अलाउड नहीं करता। तो हम अगर यहां पे इसकी इनकम को निकालें, सपोज करो अगर मैं इसकी इनकम को यही निकालूं,
चलिए इसकी इनकम को निकालते हैं। तो हम निकालेंगे करेक्ट इनकम। मैं सिंपल बहुत साधारण लैंग्वेज में लिखूंगा, बाकी बुक के अंदर प्रॉपर लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम अपने करेक्ट इनकम को निकालेंगे। तो करेक्ट इनकम निकाला कैसे जाए सर? सबसे पहले यहां पे नेट प्रॉफिट ले लो आप। तो नेट प्रॉफिट मेरा 400 रुपए था यहां, तो ये गलत है ना भाई। अब इसमें से अगर इसको हटाओगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, मुझे कमेंट में बताइए। अगर मैं इसमें से ये तीनों चीजों को हटाऊंगा, इनकम को हटाऊंगा, तो प्रॉफिट घटेगा। तो लेस कर दो भाई, यहां से लेस कर दो। क्या? रेंट को लेस करो। क्या? कैपिटल गेन को लेस करो। क्या? डिविडेंड को लेस करो। तो जब आप इनकम निकालोगे तो इनको क्या करोगे, लेस करोगे। तो रेंट कितना था भाई, 200 रुपए, लेस करो। डिविडेंड कितना था, 300 रुपए, लेस करो। कैपिटल गेन कितना था, 200 रुपए, लेस करो। भाई बोनस यहां पे गलत दिखा है, इसको ऐड करो, क्योंकि जब आप खर्चे हटाओगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसलिए आपको यहां ऐड करना होगा। बोनस को ऐड करो, और बोनस को कितना ऐड करना है भाई साहब, 200 ऐड करो। इसके बाद पीएफडी भी मना कर दिया आपने, पीएफडी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डेटर ऐड करो। आप सपोज करो मैं लिखता हूं कि डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 इनकम टैक्स के हिसाब से 50 रुपए होना चाहिए, लेकिन आपने भाई 100 दिखा रखे। तो हटाओ इसको, डेप्रिसिएशन को। आपने 50 रुपए वापस, यानी 100 दिखा रखे, या फिर मैं इसको अमाउंट बदल के 80 कर देता हूं। तो भाई 20 आपने ज्यादा दिखा रखे, तो 20 वापस ऐड करो। तो जब हम इस पूरे कैलकुलेशन को करेंगे ऐड लेस करके, तो फिर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट। तो मैं इस पूरे कैलकुलेशन को करूंगा, 400 माइनस 200 माइनस 300 माइनस 200 प्लस 200 प्लस 100 और प्लस 20। तो अब जो मेरे पास इनकम जनरेट होके आया है दैट इज 20 रुपीज। अब मैं ये 20 रुपीज जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास ले करके जाऊंगा, और ये 20 रुपीज के ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर को दे के आ जाऊंगा। अब इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेगा हाँ ये प्रॉफिट ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे यही चाहता है कि आपके P&L के अंदर कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो कि नहीं लिखने चाहिए, और वो आपने लिखे हुए हैं, तो एग्जामिनर कहता है उसको ठीक ठाक कर करके मुझे ये इनकम निकाल के बताओ। यानी मैंने क्या कहा, आपको P&L गिवन होगा तो गलत P&L गिवन होगा, उसको ठीक करके सही करोगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट होगा तो उसको कैसे करेंगे क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक P&L ही होता है, उसको भी ठीक करके करेंगे। समरी दे देगा ये इनकम यहां से है, इसको ठीक करके करेंगे। तो टोटल पीजीबीबी की अगर मैं बात करूं तो पीजीबीबी का कोर थीम यही है कि हमें प्रॉफिट को करेक्ट करके और सही बताना है। अब प्रॉब्लम ये आई यहां पे कि सर आपको कैसे पता कि बोनस पेड नहीं किया तो माइनस होगा, आपको कैसे पता कि पीएफडी यहां नहीं आएगा, आपको कैसे पता है कि डेप्रिसिएशन सेक्शन 32। तो इन्हीं रूल को पढ़ेंगे कि कौन कौन से खर्चे यहां पे इनकम टैक्स बोलता है कि तुम माइनस कर सकते हो, और कौन कौन से इनकम टैक्स कहता है कि आप दिखा सकते हो। दोनों चीजों के ऊपर पहले हमें प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा कि ये खर्चे के रिगार्डिंग ये रूल है जिसको दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर हम 10,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट कर देते हैं कैश में, तो इनकम टैक्स बोलता है आपका भले ही सैलरी पे किया हो, लेकिन अगर आपने 10,000 से ज्यादा का पेमेंट किया है, वो भी कैश में एक सिंगल पर्सन को, तो हम यहां से ये खर्चों को नहीं माइनस करेंगे। और जितने भी गवर्नमेंट ड्यूज है, टैक्स है, इसको गवर्नमेंट कहता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको पेड कर देना है। आप बोलो हम बाद में पेड करेंगे तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको पहले पेड कर देना है। तो ऐसे खूब सारे क्या क्या खर्चे यहां आने चाहिए उसके रूल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और आज पूरे रूल्स को हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। क्या यहां तक बेसिक जितनी बातें मैंने बताई है, अभी तक चैप्टर हमने स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ चैप्टर है क्या और एक्चुअल कैसे पढ़ेंगे ये देखा हमने। क्या हर किसी को यहां तक क्लियर है? तो आप मुझे बता दीजिए।
जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए आप सभी बच्चों को क्लियर है ये वाली बातें कि हम क्या सीखने वाले हैं, क्योंकि मैं इस हिसाब से करूंगा कि आपको एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत ही ना हो और आपको एग्जाम में क्वेश्चन आराम से हो जाए। मैं मच एंड मच बहुत इतने हाई फाई और इतनी बड़ी बातें नहीं करने वाला हूं, क्योंकि पीजीबीपी जो चैप्टर है एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन बीकॉम में इतना बड़ा नहीं आता जितना मुझे बताना है। आप बुक में देखोगे तो बड़े सारे ऐसे डिडक्शन, बड़े सारे ऐसे सेक्शन है, तो उन सभी चीजों को मैं बिल्कुल कंसाइज करके आपको सब पढ़ाऊंगा। चलिए आइए, तो हम पहला पीएनएल में जो मैं बोल रहा था कि क्या आइटम आएगा नहीं आएगा, उसी के ऊपर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहले अगर मैं खर्चे की बात करूं तो दैट इज हमारा एक पॉइंट है, दैट इज 32B हमारा है 43B। ये कहता है कि एक्सपेंस आप अपने पीएनएल में, एक्सपेंस जो है आप अपने पीएनएल में पेमेंट बेसिस पे करोगे। यानी कोई भी खर्चा हो, ध्यान देना, कोई भी खर्चा हो, अगर आपने उसका पेमेंट कर दिया, अगर आपने उसको क्या कर दिया, पेड, तो पीएनएल के अंदर दिखाओ। अगर आपने अभी नहीं दिया, बोला दे दूंगा भाई, आउटस्टैंडिंग है, तो आप पीएनएल में नहीं दिखा सकते। ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं यहां पे दी गई है टोटल। तो बोला गया कि द फॉलोइंग एक्सपेंस एक्सेप्ट पॉइंट नंबर H, ठीक है, इसको रहने देते हैं एक बार। द फॉलोइंग एक्सपेंस आर अलाउड ओनली इफ दे आर एक्चुअली पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइल। यानी आपको इनकम टैक्स जो जमा करवाना होता है, जो आईटीआर फाइल करते हैं, वहां के डेट तक, जब आईटीआर फाइल करते हैं वहां के ड्यू डेट तक अगर आपने पैसे दे दिए हैं, इन जो हम तीन चार बातों की बात कर रहे हैं, तभी आप पीएनएल में दिखाएंगे। जैसे कोई भी टैक्स गवर्नमेंट का होगा, सेस होगा, फी होगा, जो कि एनी टैक्स ड्यूटी, तो इसको आपको यू शुड पेड, आपको पेड कर देना चाहिए। कब तक पेड कर देना चाहिए? बिफोर फाइलिंग आईटीआर। अगर आप ऐसा करते हैं तो उन टैक्सेस को, उनको आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का मतलब है सिंपल पीएफ का पैसा। आप क्या करते हो नॉर्मली कि कोई भी एम्प्लॉय आपके पास काम करता है ना, तो उसके सैलरी में से कुछ पैसे आप काट के और आप अपनी तरफ से भी मिला के आप पीएनएल में जमा करवाओ, पीएफ ऑफिस में जमा कराते हो। तो जो आप अपनी जेब से दे रहे हो वो आपका तो खर्चा ही है ना, तो वो खर्चा पीएनएल में डेबिट हो जाता है। लेकिन तभी आप पीएनएल के अंदर वो खर्चा दिखा पाओगे जब आपने उसका पेमेंट कर दिया हो। बोनस और कमीशन, जैसे मैंने पीछे वाले एग्जांपल में लिया, तो ये सेक्शन में लिखा है इसलिए मुझे पता है। तो क्या कहता है, बोनस और कमीशन भी अगर हुआ एम्प्लॉय को तो पेड होगा, तभी आप माइनस कर पाओगे, अनपेड के केस में नहीं माइनस कर पाओगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएफआई, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन बैंक, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी है तो इसको आप पेड करोगे तभी आप कर सकते हो। तो ये जो ABCD है, ये चार जो मैंने यहां पे पॉइंट्स लिखे हैं, ये वो पॉइंट है जिसके अंदर क्या बताया गया कि आप तभी खर्चे को यहां पे माइनस कर सकते हो जब आप इसका पेमेंट कर दोगे। और कब पेमेंट कर दोगे भाई? आईटीआर फाइल करने से पहले। सिंपल सी बात है। अगर आपने आईटीआर फाइल किया है, आईटीआर क्या होता है? हमने जो भी इनकम कमाया है उस इनकम पे सरकार को जाके हमें टैक्स देना होता है, इसको हम आईटीआर कह देते हैं। मुझे आप साफ साफ बताइए, यहां तक अगर आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। तो जब भी आप कोई भी काम करेंगे तो इस सेक्शन को याद रखेंगे। वेरी वेरी, मैंने देखो इंपॉर्टेंट भी लगाया है। एग्जाम में सीधा सीधा थ्योरी भी इसमें से पूछा जाएगा। इस चैप्टर में से काफी थ्योरी बनते हैं, मैं साथ के साथ बोलता जाऊंगा। आइए चलिए अगले सेक्शन पे चलते हैं। कहता है डिसअलाउ 100% एक्सपेंडिचर पेमेंट इज नॉट मेड बाय अकाउंट पे, चेक और बैंक ड्राफ्ट। सबसे पहले तो वर्ड जो है ये डिसअलाउड क्या है, सबसे पहले जो वर्ड है ये डिसअलाउड है क्या, ये समझते हैं। देखिए मैं एक एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता जाऊंगा।
ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। लेट सपोज ये जो है ये 1 लाख रुपए है, ठीक है ना, ये 1 लाख रुपए, 2 जीरो और लगा देते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 लाख, और ये 50,000 है, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 150 के आ गया, ठीक है, 150 के। और लेट सपोज ये 800 नहीं है, 80 के है, और ये 330 के है, और ये जो आया हमारा, ये आ गया हमारा 40,000, ये पूरा लिख दिया। तो यहां भी आ जाएगा हमारा 40,000। चलो अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने सपोज करो रेंट पेड किया, रेंट दिया मैंने 10,000, ये कैश में दिया। सैलरी दिया 15,000, ये भी कैश में दे दिया। इसके बाद मैंने इलेक्ट्रिसिटी या फिर मैंने जर्नल एक्सपेंस किए या रिपेयर किया, और ये दिया मैंने 60,000, लेट सपोज 60,000, और ये 60,000 या फिर मैं इसे कह दूं 20,000, और जो ये दिया मैंने ये चेक से दिया। तो गवर्नमेंट जो चाहती है वो क्या चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, पेमेंट को ना ज्यादा से ज्यादा पेमेंट को हम चेक के थ्रू करें, ताकि हमें उन लोगों को मॉनिटर करना आसान है। तो वो ऐसे ऐसे रूल बनाती है ताकि लोग बाग ज्यादा से ज्यादा चेक में काम करें, यानी अकाउंट के थ्रू काम करें। रूल के अकॉर्डिंग बोला गया कि अगर आप 10,000 से ऊपर, रूल कहता है अगर आप 10,000 से ऊपर कैश में पेमेंट करते हो एक दिन में किसी एक व्यक्ति को, तो आप उसको P&L में नहीं दिखाते। तो आप ध्यान से देखिए, ये तो 10,000 तक ही है, ये कितना है आपका 10,000 ही है, तो ये तो दिखा सकते हो P&L में। लेकिन जो आपने सैलरी पे किया है ये 10,000 से ऊपर भी है, और पेमेंट किसमें किया है आपने, कैश में किया, तो बोला ये नहीं दिखा पाओगे। तो यानी जो आप अभी P&L मुझे बताओगे निकाल के, और मुझे बताते हो कि सर हमारे तो नुकसान में हो गए, हम तो नुकसान में हो गए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इधर का टोटल ज्यादा है, 35-45 है यहाँ का टोटल, और 45 यहाँ का, तो 5,000 रुपए आप लॉस कह रहे हो। गवर्नमेंट करेगा नहीं भाई, आपका लॉस जो है ये गलत है, आपने जो ये 5,000 बताया है, सबसे पहले तो इसमें सैलरी को वापस ऐड करो। तो सैलरी को ऐड करो कितने, 15,000। अच्छा, रिपेयर भी आपने पेड किया है 20,000 रुपए का, लेकिन ये चेक से दिया, तो गवर्नमेंट कहता है अलाउड है, ये कर सकते हैं। यानी जब कभी भी किसी को पैसे दोगे तो आपके लिए खर्चा होगा और P&L में तो दिखाओगे, तो P&L में जब आप दिखाओगे तो ये ध्यान रखना कि उसको कैश में मत देना, 10,000 पेमेंट तक कैश में देना। हाँ, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी होता है लाइक जिनका काम ही ऐसा है कि भैया कैश में देना ही देना पड़ता, वहां पे इस लिमिट को बढ़ा के 35,000 रुपए किया हुआ है। तो जो खर्चे मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाने दूंगा, देखो मैं इरेज कर रहा हूं कि ये खर्चे नहीं दिखाने दूंगा मेरे भाई यहाँ पे। तो जब मैं आपके P&L से कुछ खर्चे को काट देता हूं कि ये नहीं आएगा, यहाँ पे आपने रूल का वायलेशन किया है, तो इसमें इसको बोला जाता है लॉ के लैंग्वेज में कि आपके खर्चे डिसअलाउ हो गए। डिसअलाउ मतलब अब आपको अलाउ नहीं करे जाएंगे। बात समझ में आई डिसअलाउ का मतलब? तो वही यहाँ पे हमारा पॉइंट है, क्या कहता है, डिसअलाउ 100%, क्या कहता है, डिसअलाउ रहेगा हमारा 100% अगर आपने अकाउंट पे नॉट मेड, यानी अगर ऐसा एक्सपेंडिचर ऑफ पेमेंट नॉट मेड बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक का मतलब के थ्रू अगर नहीं करा तो डिसअलाउ होगा। आइए देखिए, कहता है डिडक्शन इज नॉट अलाउड, द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। पेमेंट मेड टुवर्ड एक्सपेंडिचर, खर्चे के लिए पैसे दिए। पेमेंट टू मेड अ पर्सन इन अ डे, एक दिन में पैसे दे रहे हैं। द अमाउंट पेमेंट एग्रीगेट पेमेंट इज द 10,000 एक्सीड, 10,000 से ऊपर दे रहे हैं, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको अलाउड नहीं होगा।
पेमेंट इज मेड अदरवाइज बाय वे ऑफ अकाउंट पेई चेक। अकाउंट पेई चेक के बिना अगर आपने, देखो इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकते हो, जैसे कि फोन पे, पेटीएम और चेक से कर सकते हो, लेकिन चेक भी देना तो अकाउंट पे ही। अगर मैं चेक की बात करूं तो देखो चेक जो होता है ना आपका, चेक कुछ इस फॉर्मेट में होता है आपका। अगर हम चेक की बात ही कर रहे हैं तो चेक जो होगा ना, आप ध्यान देना, चेक कुछ इस फॉर्मेट में होता है। तो जब आप चेक को फिल करते हो, जब आप चेक को फिल करते हो, जैसे यहाँ पे नेम लिखते हो, जैसे मोहन लिखा आपने और यहाँ अमाउंट लिख दिया आपने 20,000 रुपए, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा चेक दोगे तो ये वैलिड नहीं है। चेक के ऊपर 2 ऐसे क्रॉस लगाना होगा और उसके अंदर एसी जब लिख देते हो तो इसको बोलते हैं अकाउंट पेई चेक। 2 क्रॉस लगा के जब एसी लिख दोगे तो बोला जाएगा अकाउंट पेई। तो किसी को भी आप चेक के फॉर्मेट में जब पेमेंट दोगे तो अकाउंट पेई चेक होना चाहिए। तो यहां पे वही बार बार बोला गया कि भाई मेरे कौन सा पेमेंट चेक होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए हमारा अकाउंट पेई चेक। अकाउंट पेई चेक या ड्राफ्ट। यूज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट, तो मतलब सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात याद रखना, इतनी सारे। हाँ, इसके इंपॉर्टेंट बोलूंगा, इस पे थ्योरी आएगा, इंपॉर्टेंट है, इस पे से थ्योरी पूछा जाएगा सेपरेटली। तो थ्योरी के लिए आपको सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। बाकी मैं कंक्लूजन बताऊं इसका, तो आपने कभी भी किसी को 10,000 से ऊपर अगर कैश में पेमेंट कर दिया एक दिन में, सिंगल डे में, तो आपको वो खर्चा जो आपने किया है वो P&L में नहीं दिखा पाओगे। सर P&L में नहीं दिखाएंगे, इसका फायदा ये सरकार को होगा ना कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा जब आप खर्चे नहीं दिखाओगे। इसके बाद क्या कहता है, शेल बी इंक्रीज टू 35,000। अगर आप कोई जैसे कि लीजिंग गुड्स कैरियर जिसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का काम है, तो वहां जहां 10,000 की लिमिट थी उस लिमिट को बढ़ा करके 35,000 कर दिया गया। कहता है हाउएवर द सर्टेन केस नॉट एप्लीकेबल। कुछ ऐसी जगह है जहां पे भाई मजबूरन आपको खर्चा कैश में ही करना पड़ रहा है। अब जैसे किसान वगैरह को आप पेमेंट करोगे तो वहां कैश में ही करना पड़ेगा। वो बोलेगा भैया हम नहीं रखते। जहां जिस गांव में बैंक ही नहीं है उस गांव में आप बोलोगे कि भैया हम तुम्हें पेटीएम कर रहे हैं, तो फिर वो बोलेंगे ना भैया हम तो पेटीएम, हमारे पास अकाउंट भी नहीं है। तो आज भी भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे लोगों के पास बैंक खाते नहीं खुले हैं और वो बैंक में पैसा लेना सही नहीं समझते, क्योंकि उनका जीवन ऐसा रहता है कि वो डेली मेहनत करते हैं और डेली पैसे को अनाज खरीद के और डेली खाते हैं। ये हालात है अभी भी। कहता है वेयर पेमेंट मेड टू आरबीआई। अगर आप आरबीआई को पेमेंट करते हो, बैंकिंग कंपनी को पेमेंट करते हो, लाइफ इंश्योरेंस को पेमेंट करते हो, तो आप कैश में कर दो, फर्क नहीं पड़ता। पेमेंट मेड टू किसी गवर्नमेंट को कर दो, सरकार को, जैसे कोई फीस वगैरह, फर्क नहीं पड़ेगा। पेमेंट मेड बाय द बैंक थ्रू लेटर क्रेडिट के थ्रू करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें कुछ वर्ड और जोड़ देता हूं मैं। अगर आप बैंक हॉलीडे वाले दिन करोगे, बैंक हॉलीडे, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। रूरल एरिया में करोगे जहां पे बैंकिंग सिस्टम नहीं है, नॉट अवेलेबल, तो वहां भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ बातें याद रखना है। बाकी एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन होगा कि ये खर्चे आपने किए हैं, कैश में किए हैं, तो आपको सीधा ऐड कर देना है उसमें। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये हमारा पीजीबीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें ऑनर्स के अंदर तो लगभग मैं मानता हूं इसमें से 25 नंबर का सवाल बनेगा आपका। एक तो 18 का आएगा, एक और 10 का, 8 का, ऐसे इस हिसाब से बनेगा। चलिए आइए अगले सेक्शन पे कहते हैं जनरल डिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है सर जनरल डिडक्शन। क्या कहता है जनरल डिडक्शन? जो आपके सामने है इंपॉर्टेंट है। क्यों सर इंपॉर्टेंट है जनरल डिडक्शन? क्योंकि कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कि आप P&L में दिखा सकते हो। कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंडिचर अदर देन कवर 30, सेक्शन पे ध्यान मत दीजिए, मैं सेक्शन को अवॉइड कर रहा हूं, रीजन भी सेक्शन में उलझना नहीं है। शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन, ठीक है। कौन कौन से एक्सपेंस शुड बी इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर कोई ऐसा खर्चा आप कर रहे हो जो कि बिजनेस से कनेक्टेड है, जैसे मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास
थंबनेल जो बना रहा है, जो वीडियो एडिट कर रहा है, उसको सैलरी देना है तो बिजनेस से कनेक्टेड है। तो ऐसे खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, वो खर्चा आप पेमेंट कर रहे हो तो वो आप P&L में दिखा सकते हो। हाँ, अगेन 10,000 वाला कॉन्सेप्ट तो अप्लाई होगा। अगर बोनस कमीशन दे रहे हो तो पेमेंट बेसिस पे होगा, वो तो अप्लाई होगा ही होगा। एक्सपेंस शुड बी रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए P&L में अगर दिखाना चाहते हो। आप मशीनरी खरीद के ला रहे हो तो उसको P&L में नहीं दिखा सकते, वो तो एसेट्स है, उसका डेप्रिसिएशन दिखा सकते हो। एक्सपेंस शुड बी लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। आपने किसी को रिश्वत दिया, जैसे कि नॉट इलीगल, लाइक हफ्ता दिया, आपने ब्राइब दिया या कोई सीक्रेट कमीशन दे रहे हो काम करवाने के लिए, तो ऐसे चीजों को नहीं होगा। कई बार डॉक्टर को भी आपने देखा होगा कि डॉक्टर को जो मेडिसिन, जो पेशेंट होते हैं उनको मेडिसिन रिकमेंडेशन करने के लिए जो कंपनी उनको अच्छा कमीशन देती है, उसी कंपनी की दवाई को, मेडिसिन को रिकमेंडेशन कर देते हैं वो। कुछ एक्सपेंस ट्रीटेड एज अ इलीगल नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर द पर्पस ऑफ, जैसे कि ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। अगर लॉ ने कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनको मना ही कर दिया है कि भाई ये खर्चे आप नहीं दिखा सकते, तो आपको नहीं दिखाना है। तो ये कुछ है, आगे देखते हैं। आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर CSR में आप पैसे डालते हो तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलता है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में CSR क्या होता है, आपने पढ़ा था सेकेंड सेमेस्टर के अंदर, कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हर एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके टर्नओवर के बिहाफ पे कि कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगाना है। तो आपने अगर लोगों की भलाई में लगाया है तो उसको आपको माइनस नहीं करना दिया जाएगा, नॉट ट्रीटेड एज अ बिजनेस एक्सपेंस, इसको बिजनेस एक्सपेंस नहीं दिया जाता। अलाउ एफ सम एक्सपेंडिचर, अभी तो हम देख रहे हैं कि भाई P&L में क्या क्या दिखा सकते हैं। कहता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को तो दिखा सकते हो, लेकिन अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, जैसे एक बंदा आता है वो कहता है कि मैं अपना पॉलिटिकल, मेरा इलेक्शन है, मैं अपनी फोटो लगा देता हूं, नीचे तुम्हारी कंपनी का नाम लिख देता हूं, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे आप पैसे दे दो, आधे पैसे में आधे। तो आपने अगर ऐसा कोई काम किया तो वो एडवर्टीजमेंट आप P&L में नहीं दिखा सकते। गिफ्ट टू एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट दोगे तो भैया वो अलाउड है हमारा। कस्टमरी एक्सपेंस, कस्टमरी एक्सपेंस कई बार पूजा वगैरह करते हैं तो पूजा पाठ के टाइम पे वो भी अलाउड है, उसको दिखा सकते हो। CA को आप उसका अटेंडिंग सेमिनार वगैरह के लिए फीस जो दिया जाता है वो अलाउड है। डिविडेंड अगर करते हो तो नॉट अलाउड, डिविडेंड क्योंकि फाइनल प्रॉफिट के बाद होता है, आप ऐसा नहीं कि डिविडेंड भी दे रहे हो और उसके बाद फिर P&L में डाल दो, तो नॉट अलाउड है। टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, अब टैक्स जो सरकार को जाता है, सरकार को अगर लेट पेमेंट दोगे तो उसके ऊपर पता है क्या लगाया जाएगा, इंटरेस्ट लगाया जाएगा। लेट पेमेंट दोगे तो उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, इंटरेस्ट लगाया जाएगा। हाँ, रिवीजन है क्योंकि नॉर्मल क्लासेस में मैंने सारा करा रखा है, अभी हम बात उसी की कर रहे हैं। ठीक है, तो और पेनल्टी क्या होता है, पेनल्टी मतलब अगर आपने कानूनन गवर्नमेंट को टैक्स देने में जो है कुछ गड़बड़ी की है, कि छुपाया है, सही आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, तो उसको हम पेनल्टी बोलते हैं। ठीक है, उसको पेनल्टी बोलते हैं। तो आ जाइए क्या कहा गया। अब टैक्स हमारे दो तरीके के हैं, एक है हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक है हमारा GST। ये ध्यान दीजिए, टैक्स हमारे दो तरीके के हैं, एक है हमारा GST और एक है हमारा डायरेक्ट टैक्स। तो अगर आप टैक्स पेमेंट करते हो, GST पेमेंट करते हो तो P&L में डेबिट में दिखा सकते हो, और अगर इनकम टैक्स करते हो तो नहीं दिखा सकते। इंटरेस्ट इसका नहीं दिखा सकते, GST का दिखा सकते, यानी इनकम टैक्स का आप इनकम टैक्स भी नहीं दिखा सकते, उसका इंटरेस्ट भी नहीं दिखा सकते, उसका पेनल्टी भी नहीं दिखा सकते। लेकिन GST के केस में ये दिखा सकते हैं, लेकिन पेनल्टी जो है, पेनल्टी का मतलब पनिशमेंट, चाहे इनकम टैक्स का हो चाहे GST का, P&L के डेबिट में नहीं दिखा सकते। सेक्शन 43B वही जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आज किया कि आपको पेमेंट कर देना है ITR रिटर्न फाइल करने से पहले, तभी आप P&L में दिखा सकोगे। इसके बाद पेनल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ, आपने कोई लॉ तोड़ा है उसके लिए नॉट अलाउड रहेगा आपका। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए रहेगा वो अलाउड रहेगा आपका। गिफ्ट ट्रेवल प्रोवाइड टू द, आपका
जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करती है, किसी डॉक्टर को कोई भी गिफ्ट देती है तो वो भी अलाउड नहीं है, ये इलीगल है माना जाता है। क्यों इलीगल माना जाता है? क्योंकि अगर मैं एक दवाई बनाने वाली कंपनी हूं और मैं सभी डॉक्टर को ट्रिप दूं कि यहाँ घूमने चले जाओ और कैश में रिवॉर्ड दूं या फिर मैं कुछ गिफ्ट हर महीने भेजता रहूं, तो वो डॉक्टर कहीं ना कहीं बोलेगा यार ये मेरे लिए इतना कर रहा है तो मैं तो इतना कर ही सकता हूं, जो ये दवाई है मैं अपने पेशेंट को बड़ी कंपनी की दवाई ना बोल के इसी कंपनी की दवाई को प्रमोट कर देता हूं, तो वो एक तरीके से इलीगल है, ये भी अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, आपने इनकम टैक्स को पे करने के लिए लोन ले लिया, उसके ऊपर ब्याज दे रहे हो तो वो नॉट अलाउड है, ध्यान रखना, पेपर में आया था पिछली बार ये। प्रीमियम पेड की मैन इंश्योरेंस, अगर आप किसी का इंश्योरेंस वगैरह करवाते हो अपने एम्प्लॉय का, की मैन इंश्योरेंस क्या होता है कि एक खास एम्प्लॉय है और आपको लगता है कि ये अगर चला गया तो बड़ा नुकसान होगा, तो उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो उसके लिए आपका अलाउड हो जाता है उसका। तो ये था कुछ हमारे खर्चे जो कि P&L में हम दिखा सकते हैं। आगे आ जाइए, स्पेशली नॉट डिडक्टेबल। अब जो मैं खर्चे आपको बताने जा रहा हूं ये वो खर्चे हैं जिसको आप P&L में, वैसे तो ऊपर भी था लेकिन ये स्ट्रिक्टली P&L के अंदर नहीं दिखा सकते। जैसे क्या क्या है, अगर आपने, ध्यान देना, पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट, अब नॉन रेजिडेंट क्या होता है, अभी लास्ट क्लास में मैंने रेजिडेंट चैप्टर करवाया, जो बेसिक कंडीशन कंप्लीट ना करे वो नॉन रेजिडेंट। करते हो नॉन रेजिडेंट और फॉरेन, इसको फॉरेन भी बोल देते हैं, अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो तो यू शुड नॉट बीन टीडीएस, नॉट बीन डिडक्टेड। तो एक होता है टीडीएस, टीडीएस क्या होता है ये समझो। टीडीएस का मतलब होता है कि देखो, सरकार को ना सभी व्यक्ति पे ध्यान रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ एक पर्सन के ऊपर ध्यान रखने की बात की जाए तो बड़ा आसान से रखा जा सकता है। जैसे कंपनी के ऊपर, तो कंपनी पे रूल लगाती है कि आप जब किसी को पैसा दोगे तो उसका पहले टैक्स काट के, क्योंकि आप किसी को पैसा दोगे, आप ऐसे समझो टीडीएस क्या कैसे काम करता है, कहते हैं कि आप जैसे मान लिया जाए आप जो हो एक कंपनी हो, ठीक है, और ये आपके पास काम करने आ रहा है एम्प्लॉय, तो आप जब एम्प्लॉय, जब आप इसको पेमेंट दोगे तो आपके लिए तो भाई एक्सपेंस है, आप P&L में डेबिट कर दो इसको, लेकिन इसके लिए क्या है, इनकम है, तो इनकम है तो इसको टैक्स देना है गवर्नमेंट को। तो ये बंदा क्या होता है, ये बीच में ना थोड़ा हरामखोरी कर देता है कि भाई सरकार को टैक्स नहीं देता, पैसे बचा लेता है और इधर उधर कर देता है, और सरकार ऐसे लोगों को पकड़ भी नहीं सकती। तो कंपनी के ऊपर बाउंडेशन लगाया गया कि आप ऐसा करो, अगर आप इसे 1 लाख की पेमेंट कर रहे हो ना, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 10% इसमें से काट लो, यानी इसको पैसा 90,000 ही दो। तो जो 10% आपने 10,000 रुपए काटा है, इस 10,000 को कहती है कि गवर्नमेंट के पास जमा करवा दो। तो ये 10,000 जो आपने काटा है इसको टीडीएस बोलते हैं। फिर ये व्यक्ति बोलेगा भाई मेरे को 1 लाख मिलना चाहिए, तुम मुझे कितना दे रहे हो, 90,000, ऐसा क्यों? तो ये कहेगा कि आप जाके इनकम टैक्स से अपने पैसे वापस ले लो। तो जब ये व्यक्ति फिर से जाएगा इनकम टैक्स से पैसे लेने, तो वहां सारी इनकम की डिटेल देगा, तो टैक्स बनता होगा तो सरकार इससे टैक्स ले लेगी, टैक्स नहीं बनता होगा तो इसके पैसे ब्याज के साथ वापसी करेगी। देख लो कितना ईमानदार है गवर्नमेंट। तो वही कहना है टीडीएस, कि अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को पेमेंट किया जो कि नॉन रेजिडेंट है, तो आपको टीडीएस अगर आप नहीं काटते हो तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये खर्चे माइनस नहीं करने दिए जाएंगे। यानी कभी भी किसी को पेमेंट करना टीडीएस काट के करना। द टीडीएस डिडक्ट बट नॉट पेड, अगर आपने टीडीएस काट लिया और पेमेंट नहीं किया गवर्नमेंट को तब भी अलाउड नहीं होगा। 100% अमाउंट नॉट अलाउड। मान लेते हैं कि मैंने किसी व्यक्ति को पेमेंट किया, फॉरेन में पेमेंट किया या फिर एनआर को पेमेंट किया और मैंने टीडीएस काटा ही नहीं, कोई लिमिट नहीं है, 10,000 पेमेंट किया तो मुझे 1,000 रुपए सरकार को दे देना चाहिए, 9,000 उसको देना चाहिए, लेकिन मैंने 10 के 10 उसको दे दिए, सरकार को दिए नहीं। तो जब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा तो उसके अंदर जो खर्चा मैं वो कर रहा हूं, एडवर्टीजमेंट का ही सपोज करो, तो मैं P&L में नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने टीडीएस नहीं काटा है। आगे क्या कहता है, पेमेंट टू रेजिडेंट, अगर आपने रेजिडेंट को पेमेंट किया, वो तो था विदेशी के लिए, अंग्रेज के लिए,
तब भी कहता है टीडीएस अगर आप नहीं काटोगे और टीडीएस काट के नहीं जमा करोगे तो ऐसे केस में हम सिर्फ 30% आपका सच सेल नॉट अलाउड, यानी अगर आपने 100 रुपए सपोज करो था और दे दिया तो आप में पीएनएल में आप 70 रुपए दिखा सकते हो। लेकिन इस वाले केस में क्या है, 100 रुपए था तो पीएनएल के अंदर आप 0 दिखाओगे, मतलब ये खर्चा दिखाओगे नहीं। तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में ये फर्क आ गया। टीडीएस डिडक्टेड इन द सब्सिक्वेंट ईयर। अब यहां पे एक थोड़ी सी बात है, ध्यान रखना है कि मान लेते हैं सामने वाला व्यक्ति बड़ा ईमानदार है और उसने उस इनकम जो आपने दिया उसको, उस पे टैक्स खुद ही जमा करवा दिया सरकार को, तो जिस साल जमा करवाएगा उस साल आप उस खर्चे को पीएनएल में दिखा सकते हैं। यानी सरकार का कहना है कि अगर उसने मुझे टैक्स दे ही दिया है, टीडीएस हम इसलिए काट रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं मन में खोट हो और मेरे पैसे ना दे, और अगर वो मुझे टैक्स दे ही रहा है तो मैं तेरे पीएनएल को क्यों इंपैक्ट करूं, तो जो भी उसका खर्चा में पेमेंट दिया वो अलाउड है। तो कहता है इफ द टीडीएस डिडक्टेड सब्सिक्वेंट ईयर डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर नॉट पेड टू गवर्नमेंट आफ्टर द ड्यू डेट। आईटीआर फाइलिंग 100% नॉन रेजिडेंट के लिए और 30% रेजिडेंट के लिए शेल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। शेल बी अलाउड नहीं होना चाहिए, शेल बी इफ प्रीवियस ईयर सच टीडीएस हैज बीन पेड टू गवर्नमेंट। अगर हाँ तो इतने परसेंट आपको अलाउड हो जाएगा जिस साल आप पेमेंट करोगे। नहीं शिवांगी, टीडीएस 30% नहीं, हर किसी का रेट अलग है। 1% भी है, 2% भी है, 10% भी है, 30% भी है, तो डिपेंड्स करता है। जैसे लॉटरी वगैरह से पैसे जीतोगे तो 30% टीडीएस कटता है, सैलरी वगैरह पे 10% कटता है, तो अलग अलग रेट है। तो वो हमारे सिलेबस में है भी नहीं तो हम उस पर ज्यादा फोकस भी नहीं कर रहे। क्या कहता है सेक्शन 40 सेक्शन को याद मत रखिएगा, ये सारी बातें आपको याद रखना है। कहता है फर्निश हिज रिटर्न, टेक अ अकाउंट टोटल इनकम, पेड टैक्स कर देता है ड्यू डेट जो मैं बता रहा था, फॉर्म नंबर 26A सीए से सर्टिफाइड करा के आप इनकम टैक्स अथॉरिटी को जमा करा दो कि भाई अगले बंदे ने पैसे टैक्स दे दिए हैं, मैंने टीडीएस काटना भूल गया था तो आपने मेरे पीएनएल में अलाउड नहीं किया था, लेकिन इसने देखो टैक्स दिया है तो आप मुझे अलाउड करो। तो उस केस में आपको क्या होगा, अलाउड हो जाएगा। समझे? अब आप मान लो अमेरिका में रहते हो, फॉरेन हो, और मैंने कहा यार मेरी ना एक काम करो ना, मेरा एक ऐप बना दो, तुम एप्लीकेशन बना दो, 1 लाख रुपए ले लो। मैंने तुम्हें 1 लाख भी दे दिया। अब जब मैं अपना पीएनएल बनाऊंगा तो पीएनएल बनाते टाइम पे जब मैं पीएनएल बनाऊंगा तो पीएनएल में मैं खर्चा दिखाऊं ना, ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट 1 लाख रुपए। लेकिन सरकार बोलती है किसको दिया, मैंने बोला भाई फॉरेन का एक बंदा था उसको दिया। बोला टीडीएस काटा, मैंने नहीं काटा। बोला नहीं दिखाओगे। मैंने कहा यार ये तो 1 लाख रुपए मुझे खर्चा दिखाता तो प्रॉफिट कम होता, अब टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगले साल वो बंदा ईमानदारी के हिसाब से टैक्स सरकार को जमा करा देता है। तो जब वो जमा कराएगा तो मुझे इंटीमेशन अगर मिलता है तो मैं सारी उसकी डिटेल लेके मैं सरकार के पास पहुंच जाऊंगा और बोलूंगा सर मुझे पिछले साल आपने इस ऐप डेवलपमेंट का पीएनएल नहीं दिखाने दिया था, उस बंदे ने टैक्स भी जमा करा दिया है तो मुझे पीएनएल में दिखाने दो, तो मैं 1 लाख रुपए पीएनएल के अंदर इजिली दिखा पाऊंगा। बात समझ में आई आपको? यहां तक बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल, थ्योरी सबसे ज्यादा इसी में से बनेंगे आपके। बात समझ में आई? ठीक है सर। अगर आप रॉयल्टी फी एक्सेट्रा चार्ज बाय स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई भी रॉयल्टी फी वगैरह लेता है तो आप पीएनएल में नहीं दिखा सकते, पीएनएल में नहीं। मैं वो खर्चे बता रहा हूं जो पीएनएल में नहीं दिखा सकते। अब एक ध्यान रखना, टीडीएस ऑन सैलरी पेबल टू आउटसाइड इंडिया, अगर ऐसा करते हो तो टीडीएस नॉट डिडक्ट या टीडीएस डिडक्ट नॉट पेड अगर करते हो तो वो अलाउड नहीं होगा। टीडीएस डिपॉजिट बाय इवन द डेट सैलरी शैल बी नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। यहां पे अगर उसने टीडीएस जमा भी करवा दिया लेट इवन बाय 1 डे तब भी नहीं होगा। पिछले वाले पॉइंट में खर्चे में क्या था कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा और उसने बाद में जमा करा दिया तो अलाउड है, यहां पे अलाउड नहीं है। पेमेंट टू स्पेसिफिक पर्सन, अब ये ध्यान रखिएगा, कई बार ना हम बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि नेता लोग जितने लीडर हैं अपने किसी रिलेटिव को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठेकेदार दे दिया और वहां पे ज्यादा पैसे उनको दे देते हैं। ऐसे ही बिजनेस में होता है। मान लो मुझे, क्योंकि अब आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आना चाहिए कि हमें इनकम टैक्स बचाना है तो हमें खर्चा ज्यादा दिखाना होगा। अब खर्चा ज्यादा दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, सपोज करो मेरे पास ये पीएनएल है और मेरी जो सेल्स है
सेल्स है मान लेते हैं 100 करोड़। तो भाई अब आप परचेज अगर मैं जेन्युइन दिखाऊं तो ये है 80 करोड़ जेन्युइन। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 20 करोड़ आएगा, और 20 करोड़ के ऊपर 30% आप समझते हो 60 लाख रुपए हमें टैक्स देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं यार ये कैसे करूं, तो मैंने क्या करा कि ये जो परचेज कर रहा हूं मैं अपने रिलेटिव से करता हूं, और उससे मैं एक बोल देता है यार एक काम करियो ना, तू बिल मुझे 100 करोड़ का दे दे। तो मैंने परचेज 100 करोड़ का दिखा दिया। अब मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो 0 हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट अल्टीमेटली जो मैं परचेज कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी ना है कि वो जो है वो आपको खरीदते टाइम पे देखेगी, वीडियो मांगेगी, नहीं, आपके पास जो बिल है उस पर रिलाई करेगी। तो मैंने एक अपने रिलेटिव से ये सामान खरीदा, महंगे में खरीद करके यहां पे सेटलमेंट करके टैक्स बचा लिया। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं होगा, अगर आपका पकड़ा गया इस तरीके से तो हम आपको सिर्फ 80 करोड़ ही माइनस करने देंगे। तो वही कहता है यहां पे, क्या कहता है, पेमेंट, क्या कहता है आपका, कि अगर आपने पेमेंट टू द स्पेसिफाइड पर्सन यानी रिलेटिव को किया, इफ पेमेंट एक्सपेंडिचर मेड रिलेटिव असेसिंग ऑफिसर डिसअलाउड, जो कि आपका एक्सेसिव है या फिर अनरीजनेबल लगेगा, अलाउड कर देगा। अब भाई रिलेटिव कौन होते हैं ये देख लीजिए। इंडिविजुअल अगर है तो वो तो सेल्फ होगा, उसकी मदर, फादर, ब्रदर, स्पाउस और लीनियर डिसेंडेंट्स और लीनियर डिसेंडेंट, मतलब जो ब्लड रिलेशन में वो रिश्तेदार से सामान खरीद रहे हो, मनाही नहीं है, खरीदो, लेकिन रेट ऐसा ना हो कि मार्केट रेट से ज्यादा पे खरीद लो। तो भाई जितना ज्यादा पे खरीदोगे वो डिसअलाउड हो जाएगा। एचयूएफ के केस में उसके जितने मेंबर हैं वो माने जाएंगे रिलेटिव। फर्म एलएलपी के केस में पार्टनर्स देयर रिलेटिव। कंपनी के केस में डायरेक्टर देयर रिलेटिव। और एओपी बीओआई के केस में मेंबर और देयर रिलेटिव, इनके रिलेटिव माने जाएंगे। अब भाई ये रिलेटिव तभी आपको अगर इनसे लेते हो तो होगा। अब ध्यान रखना ये रिलेटिव भी आपको इंपैक्ट तभी करेंगे जब इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, क्योंकि कोई भी रिश्तेदार आपको बोल नहीं सकता कि मेरे से सामान खरीदो, लेकिन आपकी कंपनी में मेजर स्टेक है तो बोलेगा भैया मेरे से सामान खरीदना पड़ेगा तुम्हें। तो यहां रूल बना के भैया सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपका एक दबदबा है कंपनी के अंदर तो उसे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहा जाएगा। लॉ कहता है कि अगर आपके पास 20% उस कंपनी की हिस्सेदारी आ जाती है तो आपका दबदबा बन जाता है, आपका या आपके रिलेटिव के द्वारा, जो कि हमने पढ़ा था किसके अंदर, याद है आपको, क्लबिंग के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, जो कि था स्पाउस वाला केस। एनी पर्सन एसएससी, अगर हिज रिलेटिव है तो 20% उसको लेना होगा, और एनी पर्सन, और सबसे पहले सब्सटेंशियल एनी पर्सन एसएससी और हिज रिलेटिव, ये भी होगा। एनी पर्सन इसके रिलेटिव होंगे अगर देखा जाए अदर पर्सन। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 20% आपको होल्ड करना पड़ेगा, फर्म के केस में 20% प्रॉफिट का लेना पड़ेगा, कंपनी, सब्सिडरी और अगर रिलेटिव है तो वो। तो ये क्वेश्चन में सिंपल सा बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है कि उसने अपने रिश्तेदार से खरीदा 1 लाख का सामान जिसकी मार्केट वैल्यू 80,000 थी, तो आपको 20,000 बस ऐड कर देना और ज्यादा कुछ नहीं करना। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट टू रिलेटिव पर्सन एग्जाम में पूछा जा सकता है। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। आइए आगे। अब देखिए कुछ चीजें जो प्रोविजन है, कहता है सेक्शन को मैं बहुत कोट नहीं कर रहा, प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी। अगर ग्रेजुएटी आप प्रोविजन बनाते हो तो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएटी को पेड कर दिया है तो ये अलाउड हो जाएगा कि अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड और प्रोविजन ग्रेजुएटी एक्चुअली बिकम पेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ड्यू बेसिस पे, तो पे कर रहे हो तो अलाउड हो जाएगा। यानी किसी चीज का प्रोविजन अलाउड नहीं है। आगे कुछ और डिडक्शन, जैसे अगर आप प्रीमियम पेड करते हो स्टॉक, अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करा लेते हो तो अलाउड होगा। अगर किसी एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस करवा देते हो तो भी प्रीमियम पेड करोगे तो अलाउड होगा, लेकिन एनी मोड अदर देन कैश में मत करना उस इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट। अगर आप बोनस और कमीशन एम्प्लॉय को देते हो तो अलाउड है, लेकिन कैसे, 43B, इसका मतलब पेड बेसिस पे अलाउड है आईटीआर फाइल करने से, जो पहले हमने सेक्शन की।
इंटरेस्ट ऑन लोन की बात है, तो लोन जब लोगे आप किसी बैंक वगैरह से लोगे तो अलाउड है, लेकिन पेड कर देना। अदर से लोगे तो अलाउड है, लेकिन अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए लोन लेते हो, आपका पर्सनल पर्पस, तो नॉट अलाउड है। यानी हम बिजनेस चला रहे हैं तो लोन भी हमें किसके लिए लेना है? बिजनेस के लिए लेना है, तभी अलाउड होगा। अब आ जाइए ईपीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अगर आप पेमेंट करोगे ड्यू डेट फाइल पहले तो अलाउड होगा। तो कहा गया ये जब भी करोगे तो आपको अलाउड है, लेकिन आपको याद रखना है 43B कहता है इन सभी फंड में करते हो, जैसे कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो नॉट अलाउड है, याद रखना ये। इसके बाद अनअप्रूव सुपर एन्युएशन, मतलब को जो रिकॉग्नाइज है वो तो पीएनएल के डेबिट में दिखा सकते हैं, अनरिकॉग्नाइज वाले हम पीएनएल के डेबिट में नहीं दिखा सकते। इसके बाद देखिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में करता है, तो ये याद रखिएगा एक अमेंडमेंट है ये कि पहले जो 80cc D1 और 2 था, वैसे मैंने उसमें बताया था, और ये जो है वो 14% हो गया है, पहले ये 10% हुआ करता था कि अगर सुपर एन्युएशन पेंशन स्कीम में CCD में डालोगे तो वो भी अलाउड है, लेकिन 14% तक मैक्सिमम DA टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट बेसिक का ये अलाउड रहेगा। अब मान लेते हैं कोई जानवर है आप यूज कर रहे हो उसका बिजनेस के अंदर, तो अलाउड द एनिमल बिकम आपका यूजलेस हो जाए, डाइड हो जाए, तो उसके खर्चे को तभी माइनस करना। आपका जो डिडक्शन मिलेगा कितना कॉस्ट और कितने का उसका बेचा है उस एनिमल को आपने, उसको माइनस करके वो आप पीएनएल के डेबिट में दिखा दोगे। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा, क्योंकि एनिमल के ऊपर डेप्रिसिएशन आपको नहीं अलाउड किया जाता। लाइफ अनसर्टेन, बेड डेट्स, बेड डेट्स एक्चुअल बेड डेट्स होगा, रिलेटेड टू सेल्स अलाउड है, रिलेटेड टू लोन नॉट अलाउड। मनी लेंडिंग बिजनेस, मनी लेंडिंग बिजनेस अगर आप बैंक हो और आपका बेड डेट्स हो रहा है तो अलाउड है, ठीक है ना। अगर जैसे कि मान लो रिलेटेड टू लोन, आपने किसी को लोन दे दिया, ले भाई 50,000 रुपए ले ले, अब वो बोल रहा है मैं नहीं दूंगा, तो वो भी बेड डेट्स है, तो नॉट अलाउड है। आपने किसी कस्टमर को सामान बेचा है, सामान बेचने के बाद वो पैसे आपके नहीं लौटा रहा है, वो बेड डेट्स अलाउड है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, सिर्फ बैंकिंग कंपनी को अलाउड होता है, बाकी किसी को अलाउड नहीं होता। अब बेड डेट्स रिकवरी होगा, तो जब रिकवरी होगा तो कहते हैं कि जब आपको रिकवर होगा तो दो सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं कि क्या पता आपने बिजनेस ही बंद कर दिया हो और बेड डेट्स आपका रिकवर हो गया। तो लॉ कहता है कि अगर आपको बेड डेट्स रिकवर हो रहा है तो जिस पॉइंट से रिकवर हो रहा है उसी के हिसाब से टैक्स देना होगा। और अगर आपका बिजनेस है तो आपकी इनकम मानी ही जाएगी, क्योंकि आपने बेड डेट्स का क्लेम किया था और आपको मिल गया, तो पहले आपने खर्चा दिखा दिया था बेड डेट्स के नाम से, अब इनकम दिखा के उस पर टैक्स दे दो। तो क्या कहता है कि वेयर डिडक्शन हैज बीन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ बेड डेट्स, मिल गया था पहले, हमने पीएनएल में डेबिट में दिखा दिया था। रिकवरी शैल बी टैक्सेबल, वो टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी में इन द ईयर शैल अप्लाई बिजनेस एंड प्रोफेशन में नॉट एग्जिस्टेंस द प्रीवियस ईयर रिकवरी मेड, मतलब जिसमें पीजीबीपी से मिला था उससे हो जाएगा। अब बेड डेट्स में कई बार होता है, जैसे कि मान लो हमारा बेड डेट्स था, क्लेम था 100 रुपए, बोला भाई 100 होगा, अलाउड हमें 100 कर दिया, तो एनी रिकवरी सारा टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब मैं बोल रहा था सरकार जी मेरे ना 100 रुपए डूब गए, सरकार ने बोला ठीक है भाई माइनस कर लो पीएनएल में से, तो जब भी बेड डेट्स रिकवर होगा चाहे 1 रुपए हो सारा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन भाई अलाउड सरकार ने बोले मैं तुम्हें 60 ही करूंगा, 40 रुपए तुम्हें अलाउड नहीं करूंगा, 60 कर रहा हूं और 40 अलाउड नहीं करूंगा। तो जब आपको 50 रुपए मिलेगा तो 40 माइनस कर देना, आपको 10 पे ही टैक्स देना है, क्योंकि जितना आपको नॉट अलाउड था उस पे, और 30 मिलेगा अगर तो 40 माइनस करके 10 अभी भी आपको लेना बाकी है, क्योंकि डिसअलाउड है वो आपका एक्सपेंस इसलिए रहेगा। तो सिंपल सा है, बेड डेट्स रिकवर आपका इनकम माना जाएगा। एक्सपेंस प्रमोशन फैमिली के लिए 100% आपका अलाउड है। ये फैमिली, अब कई बार ये क्वेश्चन आता है, ये 80G के अंदर भी आपका पॉइंट है। फैमिली प्लानिंग के लिए जब आप कोई खर्चा करते हो तो वहां पे भी डिडक्शन मिलता है, यहां पे भी सेम इसी तरीके से अलाउड हो जाएगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, अगर कैपिटल में है तो, रेवेन्यू है तो 100%। याद रखिएगा, मैं इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। अगर आप एसटीटी पेड करते हैं, शेयर मार्केट में शेयर खरीदते बेचते हैं, वहां पे एसटीटी पेड करते हैं, तो वो भी आपको अलाउड है एज अ डिडक्शन, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, और याद रखने के साथ साथ जब पढ़ोगे एक जगह नोट बना लेना क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आप क्या होता क्या है, आपका प्रिपरेशन ऑफ द फैसिलिटी स्टडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से पहले जो होता है, मार्केट सर्वे करने में जो खर्च होता है, इंजीनियरिंग सर्वे करने में जो सर्विसेज में खर्च होता है,
प्लानिंग एमओए में बनाने में खर्च होता है, कोई लीगल खर्चा हो वहां पे खर्च होता है। ये सारे खर्चे जो बिजनेस के स्टार्टिंग में किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है उसे आप P&L में दिखा सकते हो, लेकिन दिया गया है 5 साल। लेकिन सर कितना दिखाओगे, वो रूल बना रखा है इन्होंने। अमाउंट डिडक्शन, अगर इंडियन कंपनी हो अगर आप इंडियन कंपनी हो तो जो भी आप एक्चुअल पेमेंट करोगे, जो भी एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होगा वो, और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का या कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एज P&L में दिखा दोगे। अगर नॉन रेजिडेंट मतलब फॉरेनर हो तो 5% बस COP का दिया गया, विच एवर इज लोअर। COP और कॉस्ट ऑफ इसमें से जो हायर होगा उसका 5% लेना है, यहां पे उसका 5% लेना है हायर में। अब देखिए क्या कहता है, मैंने जल्दी बता दिया। जो रेगुलर क्लास है उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल में एग्जांपल ले लेके बताया, तो अगर जैसे ये वाला पॉइंट ना समझ में भी आए, मैंने बहुत क्विकली पढ़ दिया है, तो आप वहां से जाके उसको कवर कर लेंगे प्रॉपर। कहता है अबव डिडक्शन इज अलाउड 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ये जो डिडक्शन थे उसे 5 किस्तों में आप कर सकते हो। COP क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है, जितना इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में करोगे उसे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बोला जाएगा। ऐसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है शेयर कैपिटल, डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग को कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। इन दोनों में से जो हायर होगा उसके ऊपर 5% हमें डिडक्शन के लिए अलाउड हो जाएगा न्यू प्रोजेक्ट एक्सपेंशन के लिए। जीरो कूपन बॉन्ड अगर देते हो तो यहाँ पे आप जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है सर, बेसिकली आपका ना 100 रुपए का डिबेंचर है, लेकिन आप उसको ना 80 में दे रहे हो सपोज करो, तो आपका जो 20 रुपए का नुकसान है तो इसको भी P&L में आप दिखा सकते हो, लेकिन ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर होल्डर, जितने डिबेंचर होल्डर का लाइफ होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको दिखा दोगे। क्लियर है बात, जितने डिबेंचर होल्डर का लाइफ होगा उसके अकॉर्डिंग दिखा दोगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है कि मान लेते हैं कि भैया जीरो कूपन जो बॉन्ड है कि 10,000 रुपए का था, जो कि 6/12/2023 में था, 80 रुपए का आपने दिया तो 20 रुपए का घाटा हो गया आपको। फेस वैल्यू 100 रुपए था, तो मैंने पहले ही बता दिया, और रिडीमेबल 10 महीने बाद हो जाएगा रिडीम, ये ठीक है ना। कंप्यूट द कितना हमें अलाउड होगा, 23-24 हो गया, 24-25 जैसे ही मान लो। कैसे करा, सबसे पहले हमें जो हमारा डिबेंचर का नुकसान है ये है, डिवाइड 10 करोगे तो 1 महीने का ये आएगा, और आपका कितने महीने हो गए, 12, यानी आपका 12 के बाद दिसंबर पूरा लो, जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने का आपका इस साल आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करके दिसंबर से मार्च आप 8 लाख रुपए अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा सकते। अगर 15 दिन और उससे ज्यादा हुआ तो उसको 1 महीना ही कैलकुलेट करना है। कहता है इफ एनी कैलेंडर मंथ पार्ट इज 15 डेज और मोर शैल बी इंक्रीज टू द 1 कैलेंडर मंथ। उसको 1 कैलेंडर मंथ ही मान लोगे। जैसे आपने मान लो 16 तारीख को आपने बॉन्ड इशू किया, तो उस मंथ को छोड़ के अगले महीने से आप काउंट करोगे। जैसे देखो कहता है 16/12 को इसने क्या करा, 11 कैलेंडर मंथ के लिए इसने 15 दिन मोर हो गया है, तो कहता है कि सपोज इस अगर वो 16/12 को करता है देन विल बी टेक 11 कैलेंडर मंथ बिकॉज ऑफ पीरियड आपका 15 डेज और मोर हो गया मंथ इशू, तो उसे 11 महीने मानता, जो कि यहाँ पे 10 महीने मान लिए थे। इसको 11 से डिवाइड करके जो भी आता उसके हिसाब से हो जाता। अब देखिए कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, यहां तक आ गए हम, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। तो हम वैसे कोई एसेट्स खरीदते हैं ना, तो वो P&L में नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर आप साइंटिफिक रिसर्च वगैरह कुछ ऐसे हैं जो कि रिसर्च का काम करते हैं, अगर वहां पे आप कोई एसेट्स खरीदते हो तो सरकार कहती है लिवरेजेस दे देती है कि आप P&L में दिखा दो। सर क्यों ऐसा, इसलिए ऐसा क्योंकि आप किसी अच्छे काम को कर रहे हो, इंडिया का उसमें प्रोग्रेस होगा, तो आपको टैक्स में बेनिफिट दे दिया जाता है। तो कहता है इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च का मतलब होता है आप खुद ही रिसर्च कर रहे हो, तो रिसर्च ड्यूरिंग बिजनेस, बिजनेस के साथ साथ रिसर्च कर रहे हो, मतलब बिजनेस चल रहा है उस पर रिसर्च कर रहे हो, तो उस केस में रेवेन्यू एक्सपेंस 100% अलाउड, कैपिटल एक्सपेंडिचर लैंड एंड बिल्डिंग तो अलाउड नहीं होगा, अदर कोई भी होगा तो वो 100% अलाउड हो जाएगा। रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मैक्सिमम 3 ईयर। आपने भी बिजनेस करा नहीं, जैसे मुझे कोई न्यू बिजनेस खोलना है तो उसके लिए पहले मैं रिसर्च करूंगा, करूं ना करूं, कैसे करूं, तो ऐसे सिचुएशन में सैलरी इंक्लूड पर्क्स रॉ मटेरियल ये 100% अलाउड, अदर आपको नहीं अलाउड होगा, नॉट डिडक्शन, अलग में नहीं होगा। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही रिसर्च किया है तो। आगे आ जाइए,
पार्ट बी में कहता है कि डोनेशन अगर देते हो, यहां तो आप खुद कर रहे हो और खुद खर्च कर रहे हो। दूसरे पार्ट में कहता है अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आप सपोर्ट करते हो एज अ डोनेशन देने में कि मेरे भाई मैं डोनेशन दे रहा हूं और अब आप बताइए कि आपको अलाउड करें कि ना करें। तो कहा गया कि अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल यूनिवर्सिटी को अगर ऐसा कोई काम कर रहा है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम कर रहा है, तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा। और फॉर सोशल के लिए करेगा तब भी 100% डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर आईटीटी नेशनल लेबोरेटरी है तो वहां पे भी 100% है और ये भी 100% है अप्रूव। इन जगहों पे करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा 100%। मान लिया जाए मैंने डोनेशन दिया तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। 35D एक्सपेंडिचर ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम में तब भी आपको इसे मिलेगा, लेकिन कितने टाइम में मिलेगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो अभी तक देखो 2-3 चीजें आ गई 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। एक तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एक ये हो गया, और एक और था हमारा जिसे हम 5 सालों में कर सकते हैं, जैसे 5 साल नहीं, ओवर द बॉन्ड या डिबेंचर था, उसको कर पाएंगे। अब 35AD होते हैं, ये वो बिजनेस होते हैं जहां पे आप कोई एसेट्स भी अगर खरीदते हो तो उस एसेट्स को भी आप P&L में दिखा सकते हो, उस एसेट्स को भी आप P&L में दिखा सकते हो। 35 कौन सा है हमारा सर? 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस बोलते हैं इसको। स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब यूनिक बिजनेस है ये, ठीक है ना। तो ये सारे बिजनेसेस के नाम लिखे हुए हैं। जैसे अंडर द सेक्शन आपका 100% अलाउड है। ऑपरेशन कोल्ड चेन हो गया, वेयर हाउस फैसिलिटी हो गया, क्रॉस कंट्री आपका हो गया, पाइपलाइन, होटल हो गया 2 स्टार एंड अबव। तो ये सारे ऐसे बिजनेस है जिस बिजनेस को हम मानते हैं ये स्पेसिफाइड बिजनेस है। और ये बिजनेसेस जब कभी भी होगा तो कोई भी एसेट्स खरीदता है उस एसेट्स को डायरेक्टली P&L में दिखा सकता है। ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो क्या कहता है, फॉर्म बाय द आपका स्प्लिटिंग या रिकंस्ट्रक्शन एग्जिस्टिंग बिजनेस नेम शुड बी न्यू होना चाहिए। बिजनेस क्या होना चाहिए? न्यू होना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी भी न्यू होना चाहिए। लेकिन आप इंपोर्टेड करते हो तो पुरानी भी आप वहां पे अलाउड कर सकते हो। 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी कैन बी ओल्ड होना चाहिए, ज्यादा सारे का सारा नहीं होना चाहिए। If the SSC business lying across of the country pipeline, then the some portion of the pipeline should be available for the other common criteria basis पे। ये चीजें लिखी हुई है। तो सिंपल सी बात है, ये वो बिजनेस बताए जा रहे हैं जिसके अंदर आप अपने P&L के अंदर कोई भी एसेट्स को दिखा सकते हो। आइए, अगर लॉस होता है इस बिजनेस से आपको, तो इसका जो टेन्योर है आपने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में पढ़ा होगा कि अनलिमिटेड होता है रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम तक, और ये सिर्फ सेम काइंड ऑफ बिजनेस से ही सेट ऑफ होता है। यहां तक देखिए, मोटा मोटा अगर देखें तो P&L में क्या चीजें आएंगी क्या चीजें नहीं आएंगी, एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं और देखते देखते फटाफट से हम कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सर हमने ये चैप्टर जो स्टार्ट किया वो किया PGPP में क्या क्या चीज होगा। पहला है हमारा 43B। 43B क्या कहता है कि अगर आप इसकी पेमेंट, ये जो 4 खर्चे बता रहा हूं, इसकी पेमेंट अगर ITR ड्यू डेट फाइल करने से पहले कर देते हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा सकते हो, अदरवाइज नहीं दिखा सकते। बोनस कमीशन, कोई भी टैक्स देना हो या फिर इंटरेस्ट पेमेंट करना हो, इन सभी को आप क्या कर सकते हो कि ITR ड्यू डेट फाइल करने से पहले कर सकते हैं। अब भाई ये है 100% अलाउड डिडक्शन। 100% अलाउड का मतलब, सॉरी, डिसअलाउड हो जाएगा। अगर आपने 10,000 से ऊपर कैश में पेमेंट किया तो डिसअलाउड हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट में 35,000 मिलता है, लेकिन कई केसेस में आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद जनरल डिडक्शन, कुछ चीजें आप माइनस कर सकते हो P&L में से। CSR अगर करते हो तो माइनस नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ अलाउ एक्सपेंडिचर कुछ है, जैसे कि आप एडवर्टीजमेंट पे पॉलिटिकल पार्टी को करोगे तो नहीं अलाउड है, गिफ्ट दोगे तो अलाउड है, कस्टमरी एक्सपेंस करोगे तो अलाउड है, एक्सपेंस CA प्रैक्टिस के लिए अलाउड है, डिविडेंड अलाउड नहीं है, टैक्स लाइबिलिटी वगैरह नहीं है, GST का पेनल्टी नहीं, पेनल्टी किसी का भी नहीं, GST का इंटरेस्ट और GST का आपका टैक्स जो है वो अलाउड है, इनकम टैक्स अलाउड नहीं है। 43B के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अमाउंट फैसिलिटी डिडक्शन, प्रॉफिट डिडक्शन नहीं करा जाएगा। TDS अगर आप काटते हो, बाहर किसी को पेमेंट करते हो, TDS नहीं काटा तो 100% डिसअलाउड, लेकिन जब वो TDS जमा करेगा तो अलाउड हो जाएगा। अगर इंडिया के लोगों को पेमेंट करते हो विदाउट TDS डिडक्टेड तो 30% डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर आप सैलरी के केस में करोगे तो सैलरी के केस में आपको 100% डिसअलाउड हो जाएगा। रॉयल्टी देते हो स्टेट गवर्नमेंट को, डिसअलाउड हो जाएगा।
पेमेंट तो स्पेसिफाइड करोगे तो जितना एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो अपने रिलेटिव रिश्तेदार को वो क्या हो जाएगा, हमारा डिसअलाउड हो जाएगा। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कितना होता है हमारा, 20% सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाता है। प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी नॉट अलाउड है, एक्चुअल ग्रेजुएटी पेड करोगे तो अलाउड है। सर्टेन डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करोगे तो आपको अलाउड है। हेल्थ पे आप एम्प्लॉय के लिए करते हो, एक हेल्थ के ऊपर अगर आप देते हो तो अलाउड है। लाइफ इंश्योरेंस अलाउड नहीं है, ध्यान रखना। इसके बाद इंश्योरेंस स्टॉक का अलाउड है। बोनस कमीशन पेड करोगे अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए लोगे उसका इंटरेस्ट पेड करो अलाउड है। लेकिन अगर ड्यू है तो पेमेंट आपको रिटर्न फाइल करने से पहले करना पड़ेगा। पर्सनल लोन होगा तो नॉट अलाउड है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में रिकॉग्नाइज में करते हो तो अलाउड है, अनरिकॉग्नाइज में कोई भी अलाउड नहीं है। एनिमल अगर होता है तो डेथ के बाद उसको जो भी लॉस होता है उसको आप माइनस कर सकते हो। बेड डेट्स आप कर सकते हो, बेड डेट्स प्रोविजन अलाउड नहीं है। रिकवरी के टाइम पे जितना पार्ट आपको रिकवर हो गया सारा बिजनेस का माना जाएगा। अगर जितना पार्ट अगर आपको डिसअलाउड था वो माइनस करने के बाद। एक्सपेंस प्रमोशन फैमिली प्लानिंग के लिए करोगे तो अलाउड है। एसटीटी पेड करते हो अलाउड है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को 5 साल के अंदर आपको राइट ऑफ करना है, जिसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी इंडियन है तो कॉस्ट ऑफ आपका प्रोजेक्ट या फिर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों में से ज्यादा होगा, उसका 5% एक्चुअल जो भी होगा 5 सालों में कर देंगे। अदर के केस में सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को देखना होगा। बॉन्ड के केस में जितना भी आपका डिस्काउंटिंग बॉन्ड हुआ है उतने मंथ से डिवाइड करके उसको आप आगे करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर आपको कैपिटल बस लैंड को छोड़ के बाकी सभी का आपको डिडक्शन मिल जाता है। डोनेशन दोगे तब भी मिल जाएगा। इसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट को भी कर सकते हो, लेकिन 5 साल के अंदर। कुछ ऐसे बिजनेसेस है जहां पे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी वहां पे अलाउड कर सकते हो, जो कि ये लिस्ट आपको गिवन है। नई मशीनरी होनी चाहिए। इसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट की हम बात करेंगे। यहां तक हर बच्चे को एक बार ना इसको रिवीजन करने का क्या तरीका, बस ध्यान से सुनते जाना है, ये रिवाइज हो जाएगा। आज हम पहले इसके ऊपर रिवीजन कर रहे हैं और इवनिंग में फिर मैं एक क्लास लूंगा, जिस अभी तो पहले मैं पूरे और भी कुछ पेजेस हैं मेरे पास जिसको मैं कराऊंगा। इवनिंग में मैं फिर से क्लास लूंगा इसका, और जहां पे मैं आपको इवनिंग या फिर जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं क्लास लूंगा और वहां पे मैं आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए, कंपल्सरी ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट। सर कंपल्सरी ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है कि आप इनकम टैक्स जब जमा करेंगे तो आप जमा करने से पहले सीए से, चार्टेड अकाउंटेंट से इसको अटेस्ट करवा लें, चार्टेड अकाउंटेंट से वेरीफाई करवा लें, तभी हम आपके डिपॉजिट करने वाले हैं। तो सर कब आपको ऐसा है, अब छोटा बिजनेस मेरी चाय की दुकान है छोटी सी, अब मैं इनकम टैक्स भरने से पहले क्या मैं चार्टेड अकाउंटेंट से इसको वेरीफाई कराऊंगा तो वहां कैसे दूंगा। तो गवर्नमेंट ने एक सेल्स यानी टर्नओवर क्राइटेरिया रखा है कि अगर आपकी इतनी सेल्स होती है उससे ज्यादा एक्सीड करोगे तब तो आपको चार्टेड अकाउंटेंट से वेरीफाई करवाना ही पड़ेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को। तो कहता है कंपल्सरी ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, द फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू द फर्निश्ड ऑडिट। और यहां पे 3-4 फॉर्म होते हैं, 3CA, 3CB, 3CD इसमें होता है। 1 month बिफोर द ड्यू डेट रिटर्न, जब भी रिटर्न फाइल करना है उससे 1 महीने पहले आपको ऑडिट करा लेना है। आपका स्पेसिफाइड प्रोफेशन है तो अगर आपकी 50 लाख रुपए से ऊपर इनकम हो जाती है, अगर आप प्रोफेशन काम करते हो तो ग्रॉस रिसीट, नेट नहीं ग्रॉस रिसीट्स आपकी 50 लाख से ऊपर है तो भैया सीए से बात करके सिग्नेचर करा के उसे वेरीफाई करा लो। अगर आपका बिजनेस है तो आपका 1 करोड़ रुपए, अगर 1 करोड़ से ऊपर होगा तो भैया आपको जमा कराना पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक छोटा सा पॉइंट बोला गया कि अगर आपका बिजनेस है और आप जो है खर्चा जो करते हो वो 5% से कम करते हो, या इनकम जो है वो 5% से आपका कम है, यानी जो खर्च कर रहे हो और इनकम 5% से कम कैश में है, मतलब मैं जो भी पेमेंट करता हूं चेक से ही करता हूं भाई, जो भी सेल्स के पैसे आते हैं बोलते हैं भाई ऑनलाइन करो, कैश का चक्कर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी लिमिट को गवर्नमेंट ने बढ़ा करके खुश होकर बोला कि भैया आपकी लिमिट हो गई है 10 करोड़ रुपए, मुबारक हो 10 करोड़ रुपए 1 करोड़ की जगह पे। अगर कैश रिसीट्स आउट ऑफ टोटल रिसीट्स अप टू 5% है और पेमेंट भी 5% है तो ये हो जाएगा। स्पेशल केस है जहां 1 करोड़ रुपए असेसिंग होगा, जहां पे 44AD और 44ADA जहां पे बेसिक एग्जेम्पशन मिल जाता है वहां पे ये अप्लाई 1 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा टू ग्रॉस रिसीट्स को। तो ये अभी हम पढ़ेंगे। अब यहां पे है कि अकाउंट डीडी इज नॉट, मतलब कि कोई आपको अकाउंट में पैसे लेने का मतलब डिमांड ड्राफ्ट दे दे तो वो वैलिड नहीं है। पेटीएम, फोन पे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, एनईएफटी, आरटीजीएस ये सब अलाउड है, अकाउंट पे चेक अलाउड है, ये कहा गया है। अगर डीडी मिलता है, चेक डीडी नॉट एक्सेप्ट, अकाउंट पे
इज ट्रीटेड एज अ कैश। अगर ऐसा कोई पैसा मिला तो उसे कैश ही मान लिया जाएगा। अब 44 AD आया, बोला भाई तो जो बंदे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करेंगे तो वो कैसे टैक्स देंगे, उसको टैक्स देने का कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। बोला कि भैया वो अब एक चाय की दुकान है, छोले भटूरे की दुकान है, छोटी कोई दुकानदारी है और वो अपना सब कुछ ऐसा बनाए तो पॉसिबल नहीं है ना, सब्जी वाला है नहीं बनाए। वो कहता है कि आपकी जितनी सेल होती है ये तो अंदाजा होता है, उस सेल के ऊपर आप 8% 6% जैसे रूल मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से टैक्स दे देना। अगर आपके मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए आपका, मान लेते हैं 1 लाख रुपए आपकी सेल होती है 1 साल की, सपोज करो, तो आप मान लो 6%, अगर चेक से लेते हो तो 6% मान लो कि आपकी इनकम होगी। तो 1 लाख का 6%, 6,000 इनकम होगी जिसपे आपको टैक्स नहीं देना। 1 करोड़ होगा तो 6% यानी 6 लाख रुपए आपकी इनकम होगी और उसी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग फिर उस पर टैक्स दोगे। तो क्या कहता है एलिजिबल एसएससी, कौन किस किस को बेनिफिट में, रेजिडेंटल, एचयूएफ और रेजिडेंट फर्म के लिए, एक्सक्लूडिंग एलएलपी को मिलेगा। दिस सेक्शन एप्लीकेबल ओनली बिजनेस के लिए होगा। 44 AE बिजनेस के लिए होगा, एजेंसी के लिए होगा और कमीशन ब्रोकरेज बिजनेसेस के लिए होगा। टर्नओवर आपकी कितनी होनी चाहिए, 2 करोड़ होनी चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट 2 करोड़ तक ही बेनिफिट ले सकते हो। वेयर द अमाउंट, अगर आप डज नॉट एक्सीड, अगर आप एक्सीड 5% से ज्यादा, डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर रिसिप्ट, यानी आप जो पैसे ले रहे हो वो 5% से ज्यादा कैश में है ही नहीं, तो ये लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी गई है साहब, 3 करोड़ कर दी गई है। ये लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 3 करोड़, 2 करोड़ की जगह पे, ठीक है ना। ये अमेंडमेंट था 2023 के अंदर, अभी भी वही सेम चल रहा है, कोई बदलाव है नहीं। अब प्रिजिम्टिव, इसको बोलते हैं प्रिजिम्टिव, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिजिम्टिव। प्रिजिम्टिव मतलब कि एक तरीके से मान लो आपकी इतनी इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स आप दे दोगे। अब बात करते हैं सर नॉट पेबल अकाउंट पे चेक, प्रिजिम्टिव इनकम, अगर आपका टर्नओवर जितना भी है आप 8% सरकार को उसके ऊपर इनकम मान के उस इनकम पे कैलकुलेट करोगे, लेकिन अगर आप पेमेंट जो अकाउंट पे ही में ले रहे हो वहां पे 6% पेमेंट मान के कर दोगे। कहा गया एसएससी 44 AD हायर इनकम, अगर ज्यादा देना चाहते हो 2 करोड़ से 3 करोड़ से जो भी है आपकी, तो मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट करना पड़ेगा आपको, जो कि रूल के अकॉर्डिंग है। इफ एसएससी डिक्लेयर इनकम प्रीवियस ईयर 44 डज नॉट डिक्लेयर इनकम 44 AD द 5 कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब कि एक बार आपने इसको ऑप्ट कर लिया तो कंटिन्यू 5 साल तक ऑप्ट करोगे, बीच में अगर आप छोड़ देते हो प्रेजेंटेड बेसिस पे इनकम तो आप नहीं ले पाओगे। इसको देखो ऐसे समझो, इससे पहले वाला जो सेक्शन था ये कहता था कि भैया सीए से वेरीफाई करो, तो वहां पे बोला आपकी जो सेल होनी चाहिए वो 1 करोड़ होनी चाहिए और प्रोफेशनल के केस में 50 लाख, और अगर चेक से लेते हो तो उसको 10 करोड़ कर दिया। यहां पे कहता है कि आप अगर सीए से वेरीफाई करोगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, तो आप एक काम करो ना, आप किसी से वेरीफाई मत करो, अपनी सेल निकालो, उसका एक सर्टेन परसेंटेज निकाल के उस पर टैक्स जमा करा दो। तो वो बोलता है 44 AD बिजनेस के लिए कि अगर आपकी 2 करोड़ रुपए तक इनकम होती है तो इस बेनिफिट को ले सकते हो, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर अगर आपकी साल की इनकम रेवेन्यू है, इनकम बोल रहा हूं बार बार मैं, साल की रेवेन्यू है, तो मान लेते हैं कि आप तो अच्छी कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी है, ऑब्वियस है अपने भैया बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, पीएनएल विंडल और सही तरीके से टैक्स दो। लेकिन 2 करोड़ से कम की आपकी सेल है तो आप एक काम करो, जितनी सेल है उसका 8% इनकम मान के उसके ऊपर टैक्स वगैरह कैसे कैलकुलेट करके दे दो। लेकिन अगर आपको और बेनिफिट पहुंचा देते हैं, अगर आपकी इनकम जो है वो सारी चेक में आ रही है तो जितना पार्ट चेक में आ रहा है उस पर 6% ही मानना। फिर ये प्रमोट किया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा पेमेंट चेक के अंदर रिसीव करो। और इसके साथ साथ ये बोला गया कि अगर आप 5% से कम पैसा जो है वो चेक में, कैश में लेते हो और 98% मान लो चेक में ही आ रहा है, तो जो ये 2 करोड़ की लिमिट है ना उसको 3 करोड़ बढ़ा के कर दिया गया है। 3 करोड़ तक आप ऐसे ही चलते रहना, हम नहीं बोलेंगे कि आप अपने वाउचर ये सब चीजें बनाओ एंड ऑल, ये चीजें कुछ बनाओ, लेकिन एक बार आपने अडॉप्ट कर लिया तो 5 साल तक कर सकते हो, और बीच में अगर ब्रेक करते हो तो 5 साल तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। आगे देखते हैं 44 ADA, ये है प्रोफेशन के लिए। पहला था आप मतलब कि आंख बंद करा इतनी सेल और इतने परसेंट निकाला, भाई ये इनकम है। दूसरा यही है 44 DA, ये छोटे व्यापारी के लिए। तो यहां पे जो बोला गया, फिर से अगेन इंडिविजुअल एलएलपी को नहीं रखा गया, ग्रॉस कितनी होनी चाहिए आपकी, 50 लाख रुपए होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पेमेंट चेक से ले रहे हो तो वो ग्रॉस रिसीट्स को बढ़ा के 75 लाख कर दिया गया है। और यहां पे एक मजे की बात बताऊं,
सीधा 50% आपका टैक्स है। प्रोफेशन में तो सारा का कुछ लगता तो है नहीं सामान, तो 50% जो भी होगा उसका आपको करना पड़ेगा। अगर बोलते हो सर नहीं सर 50% से कम है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाइए, सीए से टेस्ट कराइए, फिर उसके हिसाब से दीजिए। अगर आप बोलते हैं मेरी इनकम तो 60% है, तो आप दे दीजिए गवर्नमेंट को, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब कुछ चीजें ध्यान रखना कि जब आप ये, अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस फॉलो करते हो कि आप एक अंदाजा ले रहे हो कि 1 करोड़ की सेल है तो 8% यानी 8 लाख की इनकम है, 8 लाख की इनकम पे मैं टैक्स दे दूंगा, ऐसे सिचुएशन में आपको कोई खर्चा माइनस करना अलाउड नहीं होगा। आप WDV से डेप्रिसिएशन बनाओगे, मेंटेन करोगे, लेकिन अलाउड नहीं करोगे। 100% एडवांस टैक्स पेड 15 मार्च तक आपको कर देना होगा। कुछ ये रूल फॉर एडवांस टैक्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारे 10,000 से ऊपर अगर टैक्स लायबिलिटी बन रही होती है तो हम ये वेट नहीं करते कि साल एंड होगा, तो हमें पहले ही टैक्स को सरकार को जमा करना होता है। ये रूल है गवर्नमेंट का। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के केस में प्रेजेंटेड है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या कहता है देखो, इफ एसएससी एंगेज इन द बिजनेस, आपका प्लेइंग, हायरिंग, लीजिंग सच गुड्स, मतलब कि देखते हैं ना बड़ी बड़ी ट्रक चलते हैं, उनके लिए ध्यान रखना। हैवी गुड्स व्हीकल जिनके पास है उसको 1,000 रुपए पर टन के हिसाब से ग्रॉस व्हीकल वेट मान लेंगे, ठीक है। अदर व्हीकल के केस में आपका 7500 रुपए एवरी मंथ का आपका माना जाएगा। अगर मेरा टैक्सी मोटर है तो 7500 रुपए पर मंथ के हिसाब से एक टैक्सी का मैं मान लूंगा कि इनकम है, और अगर 10 टैक्सी है तो महीने की इनकम मेरी हो जाएगी 7500 इंटू 10 यानी 75,000, और साल का अगर मैं देखूं तो 9 लाख रुपए मेरी इनकम है, उसके हिसाब से भर दूंगा। लेकिन अगर बहुत जो हैवी सामान लेती है वहां पे टन के हिसाब से रखा गया। टन का मतलब है कि मेरे भाई कि वहां पे जो है आपका किलो के, टन क्या होता है, 100 किलो का 1 टन होता है, तो 1 टन के हिसाब से उसका वेट कितना है, उसकी कितना कैरी करता है, उसके हिसाब से पर टन आपका 1,000 रुपए लगेगा। आगे देखते हैं कि एसएससी कैन ऑल्सो डिक्लेयर हायर अमाउंट ऑफ रिटर्न इनकम सच लेटर बिकॉज कंसिडरेशन इनकम, मतलब इससे हायर कर सकता है, बाद में देख लेंगे। इसके बाद कहता है मैक्सिमम कितने व्हीकल्स आपके पास होने चाहिए, अगर दिस सेक्शन एप्लीकेबल एसएससी ऑन मैक्सिमम 10 व्हीकल, 10 से नहीं ऐसे नहीं 100 व्हीकल और आप इसी के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है ना, 10 व्हीकल होना चाहिए। इनकम कंप्यूट इवन द व्हीकल्स इज नॉट पुट टू यूज, तब भी होगा। आपका बोल रहे हो सर मेरा तो टैक्सी है और वो तो चल ही नहीं रहा, खराब पड़ा है, तो इस पे भी लेना पड़ेगा आपको अगर प्रेजेंटेड चल रहे हो तो। हैवी गुड्स वेट आपका नॉट एक्सीड 12,000 किलोग्राम से ज्यादा हैवी गुड्स व्हीकल्स मींस द गुड्स कैरी क्रॉस व्हीकल्स वेट मतलब व्हीकल्स का वेट और आपका सामान का वेट 12,000 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, ये सारी बातें को आपको याद रखना है। थ्योरी वाले में ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको इसके हिसाब से करना है आपको, ठीक है। आ जाइए पेमेंट टू द बोनस इंटरेस्ट कमीशन, अगेन वही बात है कि रेम्युनरेशन कमीशन टू रेम्युनरेशन, पेमेंट टू इंटरेस्ट बोनस कमीशन रेम्युनरेशन इंटरेस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक कहता है अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो, ध्यान रखना, कोई भी पेमेंट करते हो तो आपको कब कब अलाउड होगा। अगर किसी पार्टनर को सैलरी वगैरह देते हो तो अलाउड है। रेम्युनरेशन इंटरेस्ट पेड करते हो, ऑथराइज पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो अलाउड है। इंटरेस्ट भी आपको कितना होना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल लोन इंटरेस्ट कितना दे सकते हो, 12% पर एनम इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल पे या लोन पे, दोनों में से किसी पे दे सकते हो। रेम्युनरेशन जो अलाउड होगा वो बुक प्रॉफिट के बेसिस पे होगा। यहां पे एक अमेंडमेंट है, ध्यान रखना, पुरानी वीडियो के अंदर चलो अपडेट कर दूंगा। बुक प्रॉफिट क्या होता है सर? बुक प्रॉफिट निकालने का एक प्रोसेस होता है कि आप जब कभी पार्टनरशिप फर्म के अंदर उसकी कैलकुलेशन करते हो तो बुक प्रॉफिट के हिसाब से उसका रेम्युनरेशन कितना पीएनएल में डेबिट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा उस पर डिपेंड करता है। तो बुक प्रॉफिट क्या कहता है कि जो पहले 6 लाख है और उसका तो 90% ले लो, और बाकी के या 3 लाख इनमें से जो भी हमारा फर्स्ट होगा वो ले लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो बैलेंस बचा है उसका 60% ले लो। पहले क्या था, ये 3 लाख रुपए हुआ करता था और ये 1.5 लाख हुआ करता था। तो ऑन फर्स्ट 6 लाख का कैसे लोगे, या तो 90% या 3 लाख, जो भी हमारा होगा विच एवर इज हायर वो ले लेंगे, और बाकी जो बच जाएगा हमारा उसका 60% ले लेंगे, इसको जोड़ लेंगे और ये हो जाएगा बुक प्रॉफिट। हमारा जो रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, अब मान लिया जाए, अब मैं कुछ एग्जाम्पल जब तक नहीं करूंगा तो यहाँ पे आपको क्लियर नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि मेरा प्रॉफिट, अभी बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये बात नहीं कर रहे हैं, मान लेते हैं कि मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो है 20 लाख का, ठीक है ना। तो बुक प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, पहले 6 लाख का 90%, तो 6 लाख का 90% होगा हमारा 6 का 90 5 40,
और 3 लाख, जो इसमें से हायर होगा यानी ये ले लेंगे। और बाकी 6 लाख तो यहां निकल ही गए, बचे कितने यहाँ पे 14 लाख। 14 लाख का हमारा 60%, 14 लाख का हमारा यहाँ पे 60%, 14 लाख का 60% यानी 840। तो आप जो रेम्यूनरेशन है वो मैक्सिमम 840 और प्लस में 540 यानी 13,80,000 दोनों पार्टनर को इतना ही आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। समझे बात? इस तरीके से निकालेंगे। तो बुक प्रॉफिट क्या होता है, इस पे मैं एक प्रॉपर लास्ट स्लाइड है, इसके बाद मैं प्रॉपर क्वेश्चंस कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। बुक प्रॉफिट क्या होता है, मतलब प्रॉफिट वो वाला लो जिसके अंदर पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन माइनस ना कर रखा है, यानी प्रॉफिट बिफोर पार्टनर रेम्यूनरेशन बुक प्रॉफिट कहता है। जैसे कि मान लो आपको प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, उसमें से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो ये तो नेट प्रॉफिट आ गया, सही बात है। इसमें से वापस रेम्यूनरेशन ऐड कर दो तो जो ये प्रॉफिट होगा दैट इज बुक प्रॉफिट होगा, बुक प्रॉफिट होगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा पीजीबीपी का था, जो आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से इसको कंसाइज करूं तो भाई कुछ याद क्या रखना है, जो कोई पीएनएल है, पीएनएल के अंदर कुछ खर्चे आप माइनस कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, और इसी के हिसाब से आप पीएनएल के अंदर खर्चे की हम बात कर रहे हैं तो जो खर्चे माइनस नहीं कर सकते हो ऐड कर दोगे, और इनकम जो आप नहीं दिखा सकते उसको वापस माइनस करके नहीं सही प्रॉफिट निकाल के, और वही सही प्रॉफिट पे आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना होगा। पार्टनरशिप वाला थोड़ा सा पॉइंट है, आज मैं फिर से एक क्लास लूंगा। आज डे क्या है, टीटीएस है, टीटीएस में तो आज एफएम का होगा और मैनेजमेंट का होगा। चलो मैं आज इसको खत्म ही करूंगा, मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल करा दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे क्वेश्चंस करने हैं। तो आज मैं पहले देख लेता हूं कि इससे रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल है, 10 ईयर के अंदर सारा है, और 10 ईयर मैंने वैसे अपलोड कर दिया, वहां चले जाओ, और पार्टनरशिप के नाम से अलग से चैप्टर है, वहां पे जाके कर सकते हो। तो होपफुली ये मैंने पूरा का पूरा आपको रिवाइज करा दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा लगभग लगभग के किस तरीके से करना है। और ये याद रखिएगा, और सारे प्रोविजन आप बोलते हैं आज शाम को इसकी क्लास लेने, तो मैं आज शाम को ले लेता हूं, आप बोलेंगे कल लेने के लिए तो मैं कल सुबह अगेन ले लूंगा। बताइए कब लेना है? आप जाएंगे वहां पे फ्री चेक करेंगे, फोन देख पाओ, फोन काफी बच्चे आप डाउनलोड भी कर रहे हैं, और उसको उसके अंदर थोड़ी सी एक्सपायरी डेट का है, वो मैं बाद में भी बात करके इंक्रीज करूंगा उसको। आप जैसे ही स्टोर पे जाते हैं ना, स्टोर पे जाने के बाद आप FREE फ्री जैसे ही करेंगे सबसे टॉप पे ही आ जाएगा, और यहाँ पे आप सीधा इनेबल कर पाएंगे, आप देख रहे हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे कंटेंट में मैंने बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का दोनों का 10 ईयर अपलोड कर दिया है, और इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम के हैं तो प्रोग्राम वाला सेक्शन देख लो, ऑनर्स के बच्चे हैं तो ऑनर्स वाला सेक्शन देख लो। हाँ, मैंने थोड़ा चेंज किया है, जो नॉर्मल 10 ईयर था, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, मैंने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसके अंदर कुछ ऐड किए हैं, जिसके रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो भी मैंने पार्ट इसके अंदर ऐड ऑन किया है। अब देखो ऑनर्स वाले के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि ऑनर्स और प्रोग्राम का अलग कर दूं, लेकिन अब यहाँ पे है प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे भी है 10 ईयर देखोगे, ओपन करोगे, आपको सारा का सारा ये क्वेश्चन मिल जाएगा, सारा ये, ठीक है ना, ये मिल जाएगा आपको। 10 ईयर के लिए आपको एप्लीकेशन में ही जाना पड़ेगा, स्टोर का ऑप्शन होता है, और वहां पे फ्री लिखेंगे या चैट में लिख दीजिए, आपको बता दिया जाएगा। आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जब मैंने इस क्लास को स्टार्ट किया था ना, तो मैंने आप सभी बच्चों को बताया था इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारा लास्ट क्लास का नोट्स भी आपके फोल्डर में अपलोड कर दिए हैं। तो मैंने कहा था एक तो P&L वाला क्वेश्चन आएगा, तो आज हम क्या करेंगे, एक एक टाइप के क्वेश्चंस भी देख लेंगे। एक P&L वाला क्वेश्चन देख लेंगे, फिर एक रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्वेश्चन देख लेंगे, फिर एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और एक स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस होगा वो भी हम देख लेंगे। तो आज P&L के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं ये देख लेंगे। तो आ जाइए हम आगे बढ़ते हैं पीजीबीबी के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस आज मैंने लगाए स्लाइड पे, तो दिस इज द क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए, आपको होपफुली दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपका 2024 का जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ ना, 2024 कह लो, 25 कह लो, जो भी था, लास्ट ईयर का एग्जाम जो था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट ईयर के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सारा का सारा लेके चल रहा हूँ, और मैं सारा कराऊंगा भी। तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे एडजस्टमेंट है, और कैसे करना है वो सारी चीजें के प्रोविजन को देखोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए हुए।
मैं सबसे पहले कॉलम बना लूं। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हम क्वेश्चंस को पढ़ें यहाँ पे तो देखिए क्वेश्चन कहता है एक एक्स है 45 साल जिसकी उम्र है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, फर्निश द फॉलोइंग, कुछ वो हमें डिटेल दे रहा है। इंफॉर्मेशन बिजनेस इनकम प्रीवियस ईयर का आपको दे देते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे इन्होंने क्या दे रखा है, हमें एक P&L अकाउंट बना के दे रखा है, एक P&L अकाउंट है और इस P&L के अंदर हमें सबसे पहले जाना होता है नेट प्रॉफिट पे, उसके बाद अंदर के आइटम की बात करेंगे। तो नेट प्रॉफिट दे रखा है, उसके बाद इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे देखेंगे आप तो एडजस्टमेंट दे रखे हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 9 8। तो ये बहुत एक तरीके से मैं लेंदी क्वेश्चन कहूंगा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, तो हम एक एक चीज को कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको और कहता है कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, मिस्टर एक्स का एक टैक्सेबल इनकम निकालना है। अज्यूम इन्वेस्टमेंट इसने 1,20,000 किया है NSC के अंदर, तो आपको पता होगा अगर आपने डिडक्शन पढ़ा है तो अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाता है। ITR का फाइलिंग डेट हमारा 31 तारीख है, ये क्यों, क्योंकि 43B सेक्शन जो था आपको क्या बताता था कि जो फाइलिंग ITR की डेट होगा उस दिन से पहले कुछ चीजों को पहले आपको पेमेंट करना होगा, दैट्स वाई यहाँ पे दे दिया है। गिव ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम, ऑल्टरनेटिव का मतलब डिफॉल्ट रिजिम जो है वो न्यू रिजिम है और ऑल्टरनेटिव का मतलब पुराने वाले तरीके से करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, बड़े सिंपल तरीके से देखेंगे। सबसे ऊपर हमें लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर अदर इनकम भी हो, लेकिन हम कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम लिखेंगे पहले, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है हम ले लेते हैं जो PGBP से हमें प्रॉफिट दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट ले लेते हैं। तो आप नेट प्रॉफिट देखेंगे अगर विजुअल है तो 6,65,000। तो यहां सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं दैट इज नेट प्रॉफिट, उसके बाद एक एक करके एडजस्टमेंट करेंगे फिर P&L को देखेंगे। तो नेट प्रॉफिट जो है 665, ठीक है ना। इसके बाद नेट प्रॉफिट 665 है। पहला एडजस्टमेंट कहता है कि सैलरी इंक्लूड आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएटी एंड बोनस, यानी सैलरी के अंदर क्या कहता है, सैलरी के अंदर के इंक्लूड है आउटस्टैंडिंग बोनस, और जो कि था ग्रेजुएटी एंड बोनस, ग्रेजुएटी 2.5 लाख का था और 50,000 रुपए का हमारा था बोनस, जिसकी पेमेंट डेट, तो जो ग्रेजुएटी और बोनस है एज पर द रूल हमें 43B के अकॉर्डिंग ITR रिटर्न फाइल करने से पहले करना चाहिए, और ITR रिटर्न फाइल करने की डेट है 31। तो कुछ इस डेट पे भी जो पेमेंट किया है वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो जो आपको यहाँ पे आपको कह रहा है ना कि सैलरी इंक्लूड, जो ये सैलरी दे रखा है ना आपको 896 इसमें इंक्लूडेड है। तो हम बड़ा सिंपल सा फंडा लेते हैं, जो चीजें हमारे P&L के डेबिट में नहीं आएगा उसे हम प्लस कर देंगे और जो क्रेडिट में नहीं आएगा उसको माइनस कर देंगे। जो P&L के डेबिट में अब आना चाहिए उसको माइनस कर देंगे और जो इनकम में आना चाहिए उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो सिंपल सा रूल है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी बोनस का। तो बोनस पहले ग्रेजुएटी है, ग्रेजुएटी की अगर बात करें तो देखो 2.5 लाख रुपए टोटल था, टोटल कितने थे 2.5 लाख, जिसमें से 8 और 7 15, यानी 1.5 लाख रुपए जो है वो पहले पेमेंट कर चुका है। तो मीन्स अगर 1.5 लाख पहले पेमेंट कर चुका है तो स्टिल मतलब कि 2.5 में से अगर 1.5 पहले ही पेमेंट कर दिया तो 1 लाख रुपए अभी स्टिल पेंडिंग है, जो कि इसने शायद पेड अभी नहीं किया है। 1 लाख जो है स्टिल, जो कि शायद अभी इसने पे नहीं किया है। कहता है 20,000 जो इसने पेमेंट किया ना वो 20,000 इसने बाद में पेमेंट किया है। तो ना 20,000 बाद में पेमेंट किया, तो जो बाद में पेमेंट करेंगे वो डिसअलाउड होगा। तो बाकी के हमारे 80,000 नहीं बता रहा। तो सिंपल सी बात है भाई, 2.5 लाख में से टोटल कितना था हमारा, और 250 में से हम देख पा रहे हैं कि आपका 70 और 80, यानी 70 और 80 की बात करें हम तो पहले ही पे हो चुका है। तो मींस 1.5 लाख पहले पे कर चुके हैं टाइम से पहले। तो अजम्पशन लेंगे बाकी बाद में कर रहे हैं तो उसको हम नहीं अलाउड करेंगे, सो दैट 1 लाख रुपए हम वापस से ऐड कर देंगे अपने प्रॉफिट में, ऐड कर देंगे अपने प्रॉफिट में, 1 लाख से वापस से ऐड करेंगे। अब ऐड वाले आइटम है ये, ठीक है ना, क्योंकि ये डिसअलाउड हो गया। डिसअलाउड मतलब प्रॉफिट में वापस ऐड करो। ऐसे ही बोनस देखा जाए तो 25 और 20 45 कर चुका है, 5 बाद में था। तो बोनस भी भाई तुमने बाद में ही किया। तो बोनस के केस में अगर आपका टोटल 50,000 था तो 50,000 में से बस आप 45 ही पेमेंट कर पाए हो। तो 45 तो हम ठीक है वहां पे जो भी था,
लेकिन ये जो 5,000 है वो 5,000 वापस से यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा, क्योंकि आपने समय के बाद पेमेंट किया, और समय क्या है, ITR की ड्यू डेट। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 कर लिया, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एडजस्टमेंट नंबर 1 इज डन। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, A sum of rupees 15,000 include office does not satisfy the provision section 37 subsection 1। तो कहता है 15,000 रुपए जो हमारा था ना ऑफिस एक्सपेंस, उसको 37(1) के अकॉर्डिंग नहीं था, यानी रूल के अकॉर्डिंग वो नहीं पेमेंट किया हमने और डायरेक्टली हमने कर दिया। तो ऑफिस एक्सपेंस में तो इसे भी ऐड वापस करेंगे हम, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस सिंपल, जो चीजें अब नहीं आएगी P&L में उसे ऐड करते जाएंगे। कितने रुपए, 15,000 ऐड करेंगे। आ जाइए इसके बाद, कहता है डेप्रीशिएशन 1,45,000 होना चाहिए आपका सेक्शन 32 के हिसाब से, और यहां पे देखो आप डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन 1,43,000 ही दिखाया हुआ है, जबकि रूल क्या कहता है 1,45,000 होना चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर 1,45,000 होना चाहिए, तो अगर मैं 1,45,000 में से माइनस कर दूं 1,43,100, तो और दिखाना होगा मुझे, और हमें 1,900 का डेप्रीशिएशन और दिखाना होगा। तो दैट इज 1,900 का अगर आपको और डेप्रीशिएशन दिखाना है तो डेप्रीशिएशन अब इसे लेस कर देंगे। तो मैं इसको यहीं पे लेस कर सकते हो आप, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना, मैं यहीं लेस कर देता हूं। डेप्रीशिएशन कितने, 1,900, मतलब हमने कम दिखा रखा था P&L में, लेकिन अब हम पूरा दिखाएंगे। तो 1,900 इस पे मैं इस तरीके से मार्क भी कर देता हूं, ठीक है। 2 एडजस्टमेंट, 3 एडजस्टमेंट डन हो गए। कहता है सेल प्रमोशन, जो हमारा, ये ध्यान से पढ़ लेते हैं, कहता है जो हमारा सेल प्रमोशन एक्सपेंस 21,000 गिवन टू गिफ्ट स्पाउस मैरिज एनिवर्सरी। तो भाई ये अलाउड नहीं है, अपने स्पाउस को गिफ्ट दे रहे हो, बिजनेस के खर्चे नहीं है, P&L जो बनता है वो प्योरली बिजनेस के खर्चे से, तो इसको भी हटाओ। तो सेल और प्रमोशन एक्सपेंस में मैंने डाल दिया, सोचा बच जाएंगे, तो नहीं बचेंगे, ऐड करो वापस। स्पाउस कितने रुपए का भाई, 21,000, तो वापस ऐड हो जाएगा, ये ऐड लिखा है मैंने, ये भी हो गया। 5वें एडजस्टमेंट पे चलते हैं। सेल कहता है 20,000 रुपए, नॉट रिकॉर्ड एरर। तो बोलता है भैया ये जो सेल था ना, हमने एक इनकम कमाया 20,000 का, जिसको हम लिख ही नहीं पाए, तो भाई ये इनकम अब लिखनी चाहिए, तो इससे हमारे प्रॉफिट को बढ़ाना होगा। तो हम वापस से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सेल्स, क्योंकि इस प्रॉफिट में सब कुछ कर रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ाएंगे, नॉट रिकॉर्ड। नाउ अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है, कहता है कि 18,000 रुपए पेड इंजीनियर थ्रू इंटरनेट बैंकिंग ऑन रिपेयर ऑफ मशीनरी बट कुड नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टिल 31 मार्च। भाई एक इंजीनियर को हमने रिपेयर के लिए पैसा दिया 18,000 रुपए, तो भाई खर्चा है ये तो P&L के डेबिट में आना चाहिए, लेकिन बोलता है हम इसको दिखा ही नहीं पाए P&L में। अच्छा, तो P&L में नहीं दिखा पाए, तो हम अब दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा, तो इसको लेस कर देंगे, लेस रिपेयर। और इसने कोई गलती भी नहीं करा, अकाउंट पे ही मतलब ऑनलाइन दिया है। अगर ये कैश बोलता तो भाई ठीक है, फिर कोई तो दिक्कत ही नहीं था, इस एंट्री को कुछ करते ही नहीं। कहता है इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड 5,000 रुपए मेडिकल इंश्योरेंस है, मिस्टर ए पेड थ्रू द अकाउंट पे चेक। तो जो इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड है इसमें 5,000 रुपए किसका है, हमारा मेडिकल का इंश्योरेंस है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो मेडिकल का इंश्योरेंस है, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ये अलाउड होता है कभी भी। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे कहता है मिस्टर ए इंश्योरेंस पेड मेडिकल ऑफ मिस्टर ए। तो मिस्टर ए तो भाई यहाँ पे कौन है, एक्स है, और यहाँ पे मिस्टर ए कह रहा है, तो एम्प्लॉय रहा होगा। तो इस सिचुएशन में ये एक्सपेंस अलाउड है, हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। यही लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो हम इसको क्या करते, वापस से ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका कोई रोल नहीं होने वाला इंश्योरेंस एक्सपेंस का। एक्चुअल बेड डेट्स 90,000, जो एक्चुअल बेड डेट्स हुआ 90,000 हुआ, और यहाँ पे देख लेते हैं कोई बेड डेट्स तो नहीं है, नहीं दिखा रखा। तो जो भी एक्चुअल हमारा बेड डेट्स है तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, लेस बेड डेट्स। अब देखो मैं जल्दी जल्दी बता दूं ये चीजें, तो आप बिल्कुल ध्यान से सोचना कि P&L के अंदर जो है क्या चीजें ऐड हो रही है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। देखो कोई खर्चा हमें और दिखाना है, तो जिससे प्रॉफिट माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। कोई खर्चा यार दिखाना ही नहीं था हमें P&L में, तो फिर जब खर्चे को मैं हटाऊंगा तो प्रॉफिट क्या होगा, वापस ऐड हो जाएगा। इनकम दिखाना है तो फिर प्लस होगा प्रॉफिट, इनकम नहीं दिखाना तो माइनस होगा। इसी रूल को लेके फॉलो करेंगे। इसके बाद क्या कहता है कि बेड डेट्स रिकवर नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन अर्लियर ईयर।
पहले हमें डिडक्शन नहीं मिला था। इसका कहने का मतलब है 2023 में मैंने प्रोविजन कराया था ना कि अगर आपको पहले डिडक्शन नहीं मिला है तो पहले आपने इस बेड डेट्स को डिडक्शन नहीं मिला तो पूरे इनकम पे टैक्स दे चुके हो। नाउ रिकवर विच वॉज क्लेम, अब मिल गया तो अब कोई फायदा नहीं। अगर पहले आपको क्लेम मिल जाता, मान लो मैंने बोला है सर इस साल हमारा बेड डेट्स हुआ है, इनकम टैक्स वाले को बोलता ठीक है पीएनएल का डेबिट में दिखा दो, तो अब अगले साल अगर मिलेगा तो मेरी इनकम हो जाएगी। लेकिन इस साल मैंने बोला कि मेरा बेड डेट्स हुआ है तो इनकम टैक्स वाला हम नहीं मानेंगे भाई, मत दिखाओ। और अगले साल जब हमें मिल जाएगा ये, तो ऐसे सिचुएशन में हम इनकम भी नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि पहले हमने इसको खर्चा भी नहीं माना था, तो इसका कोई रोल नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, इससे टैक्सेबल इनकम निकालने से पहले हमें अपने पीएनएल को अब देखना पड़ेगा। पहले एडजस्टमेंट करेंगे, अब पीएनएल को देखेंगे। तो आइए पीएनएल को देखते हैं। सबसे पहले सैलरी हो गया है, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, इंश्योरेंस हो चुका है, डेप्रिसिएशन हो गया, सेल्स एंड प्रमोशन एक्सपेंस हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अलाउड नहीं है, तो वापस से ऐड हो जाएगा हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसके बाद आ जाते हैं एडवांस टैक्स भी अलाउड नहीं है। टैक्स मैंने कहा था जब प्रोविजन करवाया था तो आपको टैक्स भी अलाउड नहीं होगा, तो भाई इसे वापस ऐड करो। एडवांस टैक्स, ये सर सब कैसे बातें पता चलेगी, जैसे मैंने अभी एक आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला करा था और एक टैक्स वाला करा था। तो आइए मैं दिखाता हूं टैक्स वाला और प्रोविजन फॉर डाउट। अगर आपने ये पूरे के पूरे मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़े हैं ना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि आपको ना समझ में आए। एक बार नहीं आ रहा, 2 बार देखिए वीडियो को, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा आपको। आ जाइए इनकम टैक्स में, देखिए मैंने क्या बताया था। इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स होगा तो उसका कोई अलाउड नहीं होता है पीएनएल में डालने के लिए, इंटरेस्ट भी नॉट अलाउड होता है, पेनल्टी भी नॉट अलाउड, बट जीएसटी का उस केस में होता है। तो यहाँ तो एडवांस टैक्स ही है ना वो भी, तो उसको भी अलाउड नहीं किया जाएगा, उसको भी अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाइए सर, तो इसीलिए मैं यहां से हटा रहा हूं एडवांस टैक्स, दैट इज 85,000 जो माइनस कर रखा है, नहीं किया था जाएगा, वापस ऐड कर दिया। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये, और इसको अलाउड है तो ये तो रहेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कमीशन रिसीव बिजनेस, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट नहीं होगा भाई इसका इनकम, तो माइनस कर दो ये, क्योंकि ये अदर सोर्स का है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हमारा कितने का हो गया, 20,000 का। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट के बाद गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, ये भी अदर सोर्स का है, माइनस करो। गिफ्ट कितने का गिफ्ट मिला भाई, 60,500, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा इसमें से, पूरा ही बताया था गिफ्ट के केस में 50,000 से ऊपर। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ये भी लेस कर दो, ये भी आपकी इनकम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, तो कितने रुपए का इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड है, 2500, ये भी यहाँ का नहीं है, इसको भी हम लेस कर रहे हैं। तो लेस वाले को ना ब्रैकेट करते जाते हैं, नहीं तो टोटलिंग में गड़बड़ी हो जाती है। इसके बाद आगे क्या कहता है, रिकवर ऑफ डाउटफुल डेट्स 5,000, तो रिकवरी ऑफ डाउटफुल डेट्स 5,000। अब देखो यहाँ पे जो हमें बोलता है ना, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स नॉट अलाउड एज अर्लियर, तो ये इसी की बात कर रहा है। तो अब हमारी इसमें इनकम माना हुआ है, जबकि ये इनकम नहीं होना चाहिए, तो वापस से लेस करो इसे। बैड डेट्स रिकवर, ये इनकम होना ही नहीं चाहिए क्योंकि पहले आपने खर्चा को दिखाने दिया ही नहीं, 5,000 ये इनकम नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर यही होता कि पहले हमें अलाउड हो जाता डिडक्शन तो हो जाता। बस ये हो गया हमारा बिजनेस इनकम, तो ये आ गया हमारा बिजनेस इनकम जिसके ऊपर हमें टैक्स देना है। तो अगर मैं बिजनेस इनकम को कैलकुलेट करूं, 1/100 इनकम आ गई हमारी, ये 1/100, ठीक है ना, इनकम आ गई। और जित एफडी में 2 लाख है और मैंने 20,000 लिखा, ओहो एफडी 2 लाख का है, ठीक है, तो और माइनस करना पड़ेगा मुझे 1,80,000, ये बिजनेस इनकम आ गया। बस हमें यहां तक निकालना होता है क्योंकि इस क्वेश्चन ने कहा है कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम कैसे निकाला जाएगा मैं बता देता हूं, या फिर मैं दिखा देता हूं, मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं। इसको करने के बाद अगर आप मान लो इसने पूछा बिजनेस इनकम निकालो, अगर ये 18 नंबर का आता है क्वेश्चन तो आपको पूरे 18 नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको नोट भी देना पड़ेगा। क्या क्या नोट देना पड़ेगा, सेक्शन याद हो चाहे ना हो, 43B, इफ आपका बोनस और ग्रेजुएटी नॉट पेड
बिफोर ड्यू डेट ऑफ ITR, मैं रफली लिख रहा हूं, देन डिडक्शन विल बी नॉट अलाउड, इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से हाउस होल्ड एक्सपेंस का हर किसी का नोट देना होगा। मैं उसको आंसर्स को भी आपको अच्छे से दिखा देता हूं कि कैसे करना है। ये देखिए, यही क्वेश्चन कर रहे थे, इसका आंसर देखिए। यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ सबसे पहले टैक्सेबल इनकम एंड ऑल सारी चीजें किया है। बिजनेस 6 47 42 आ रहा है, 5000 हमारा क्या रह गया। तो जो ये आंसर देख रहे थे हम, आंसर में हमारा जो थोड़ा सा वेरी कर रहा था डिफरेंसेस, वो डिफरेंसेस का रीजन बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस में ही मिसप्रिंट हुआ है कि यहाँ पे जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो ए का है और यहाँ पे जो ऑनर है वो एक्स है। ध्यान देना, एक्स ऑनर है और ए, तो मैंने ए एज अ एम्प्लॉय माना, इसलिए मैंने उस 5000 रुपए को माइनस किया। अगर वो ए का ही मेडिकल एक्सपेंस होता तो वो पर्सनल हो जाता, तो उस केस के अंदर उसे हम क्या कर देते हैं, वापस से उसको ऐड बैक कर देते हैं, उस खर्चे को डिसअलाउड करके, ठीक है ना। तो दैट्स वाई हमारे आंसर के अंदर यही फर्क आ रहा है। अगर आपने देखा आंसर को, तो आंसर के अंदर बस यही 5000 रुपए का जो फर्क था वो हमने देख लिया कि 5000 रुपए क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो कि ये है मेडिकल इंश्योरेंस। आप देखिए ये मेडिकल इंश्योरेंस है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5000 रुपए, और मैं मान रहा हूं कि अगर एम्प्लॉय है तो अलाउड है भाई, अगर एम्प्लॉय नहीं है तो अलाउड नहीं होगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 5000 रुपए आपका बोनस है, 1 लाख रुपए, 15,000 रुपए, सारी चीजें मैंने ऑल बिल्कुल। यहाँ पे मैंने क्या करा कि ऐड वाला आइटम जो है ना, ऐड वाले को मैंने एक साथ दिखा दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ऐड वाले आइटम को मैंने एक साथ दिखाया और लेस वाले आइटम को मैंने अलग से दिखा दिया, बस ये फर्क है। इसके बाद ये बिजनेस अलाउंस हो जाएगा, लेस एक्सपेंस बट नॉट डिडक्टेबल, वही 1900, 90,000 बेड डेट्स, रिटर्न ऑफ एक्चुअल, ये तो चीजें बनाई। तो बिजनेस इनकम 647,100 आया मेरा कंप्यूटेशन ग्रॉस। अब इसके इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आ गया, इंटरेस्ट अदर सोर्स का इनकम हो गया। देखिए आपका अदर सोर्स का इनकम दिखा रहा होगा कि भैया ये अदर सोर्स का इनकम है, ठीक है ना। ये वाला जो सेक्शन है अदर सोर्स में 20,000 फिर गिफ्ट मिला है, 60,500 और 2500 रुपए इंटरेस्ट टैक्स, इनकम टैक्स पे रिफंड। इसके डिडक्शन 80C का मिल जाएगा। कौन सा डिडक्शन की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं डिडक्शन 80C का। अब नीचे देखिए जो नोट लिख रखा है ना, जैसे कि डिसअलाउड बोनस 43B, आप देखेंगे ये जो नोट लिखा हुआ है, इसके बाद ग्रेजुएटी के ऊपर थोड़ा नोट, तो ये मैंने बहुत बड़ा लिखा है, तो आपको क्या करना है, एक स्मॉल तरीके से अपने हिसाब से लिखना है। ऐसे रिकवरी ऑफ बेड डेट्स क्या होगा, जो हमने वहां करा है, गिफ्ट क्या होगा, वो सारा का सारा हम लिखेंगे। इसके साथ साथ देखा जाए तो मेडिकल एक्सपेंस जो भी है वो सारी की चीजों को देखने के बाद हम इसको करेंगे। अपना जो हमारा एडजस्टमेंट है, पहले एडजस्टमेंट को एक एक करके करेंगे, लेकिन इसका कंडीशन यही है भाई कि आपको सारे के सारे ये प्रोविजन बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि याद रहना चाहिए, बट हाँ प्रोविजन इसमें ये था तो ये करेंगे, क्योंकि याद इन द सेंस कहीं लिख के नहीं आना आपको इस प्रोविजन को, लेकिन क्वेश्चन पे आपको अप्लाई करना होगा, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हमने ट्राई किया। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये ना क्वेश्चन जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट बेसिस पे है। मैंने कहा था आपको 2 टाइप के क्वेश्चन, तो सेकंड टाइप ये है जहां पे देखिए आपको क्या दे रखा है, रिसिप्ट और एक पेमेंट। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो जेन्युइन खर्चे हैं वो जेन्युइन रहेंगे, उसके हिसाब से लेके चलेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सर, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर कंप्यूटेशन जो लिख रहे थे और फिर बिजनेस इनकम में, अब यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं मिलेगा। पिछले सवाल में आपने क्या देखा, आपको क्या मिल रहा था, नेट प्रॉफिट। अब आपको नेट प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। अब सिंपल आप क्या करेंगे, इनकम उठाएंगे सबसे पहले। तो इनकम जो है सबसे पहले लिखेंगे और लेस सारे खर्चे कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। यानी आपको P&L बनाना है बिजनेस के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको इनकम लिखना है। प्रोफेशनल फी कितने का है, प्रोफेशनल फीस 18,56,000। इसके बाद सेल ऑफ कार, सेल ऑफ कार आपका बिजनेस इनकम नहीं है, ये कैपिटल गेन का पार्ट माना जाता है। रॉयल्टी फ्रॉम बुक, बुक से रॉयल्टी आया है, तो ये हमारा देखना पड़ेगा कि इसका काम किसका है। ये अदर सोर्स में चला जाएगा। गिफ्ट भी रिसीव किया है, ये भी अदर सोर्स में चला जाएगा, और ये भी आपका अदर सोर्स में चला जाएगा, तो ये कुछ है ही नहीं। अब इसके बाद रेंट, चैम्बर का रेंट दे रहे हैं, तो हम अपना जो चैम्बर का रेंट है तो इनकम हो गया। अब लेस कर देंगे यहां से सिंपल तरीके से, बिल्कुल एक्सपेंस, तो रेंट हो गया। और रेंट कितने का है भाई, रेंट है 3,60,000 का।
और हम पहले एडजस्टमेंट देख ले तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर होगा, तो मैं एडजस्टमेंट भी पढ़ लेता हूँ। तो कहता है कि कार जो था वो 1/5/2024 को सोल्ड किया था, 1/1/2025 को खरीदा था, 50% कार यूज फॉर द पर्सनल पर्पस। तो भाई ये कार पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा था, 50% बिजनेस के लिए हो रहा था। आगे कहता है गिफ्ट में 30,000 रिसीव फ्रॉम फादर, तो वो आगे दूसरे इनकम हेड के लिए बोल रहे हैं। कहता है टीडीएस ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट बाय पंजाब, तो एडवांस टैक्स की बात चल रही है। सैलरी स्टाफ जिसमें 24,000 पेड आउटसाइड इंडिया किया है और उस पर टीडीएस हमने नहीं काटा है। कहता है कि स्टाफ सम 24,000 इज पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस। तो आपको मैंने बताया था अगर विदाउट टीडीएस आप करोगे तो आपको अलाउड नहीं होगा, विदाउट टीडीएस आपको अलाउड नहीं होगा। तो जो भी हम सैलरी यहाँ से माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे कार परचेज ये भी नहीं आएगा, स्टाफ की सैलरी जब माइनस करेंगे हम तो लेस जब सैलरी करेंगे, तो हालांकि यहाँ पे जो सैलरी दे रखा है 895 है, लेकिन हम 895 नहीं लिखेंगे इसको, तो 360 तो इसको इधर ही लिख देता हूं। हम इसमें से जो डिसअलाउड हो गया 24,000 वो माइनस करके फिर हमारा वो खर्चा वैलिड होगा, तो वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद क्या कहता है डेप्रिसिएशन 40%, डेप्रिसिएशन रेट बुक्स के ऊपर 40% लगेगा। तो हमने बुक्स हमारे पास था, हमने खरीदा है कहीं बुक, ये देख लेते हैं। तो अभी तक तो नहीं दिखा है, नीचे दे देगा तो हम उसके ऊपर लगा लेंगे। जनरल एक्सपेंस में 35,000 रुपए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो अलाउड नहीं है। तो जनरल एक्सपेंस यहाँ पे जो एक्सपेंस दे रखा है आपको, ये परचेज ऑफ बुक, ये रहा बुक के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर सिर्फ, और डेप्रिसिएशन कहता है 40%, तो 6,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट पीपीएफ एटीसी का डिडक्शन है, इनकम टैक्स का कोई रोल नहीं है, जनरल एक्सपेंस की बात कर रहा है। तो जनरल एक्सपेंस हियर, जनरल एक्सपेंस क्या कह रहा है कि भाई 35,000 रुपए लाइफ इंश्योरेंस है, तो जनरल एक्सपेंस 248 है हमारा, 248 पूरा नहीं दिखा सकते, इसमें 35,000 लाइफ इंश्योरेंस अलाउड नहीं होता, माइनस करके हम दिखाएंगे। इसके बाद कार एक्सपेंस है, तो कार एक्सपेंस के अंदर 50% हमारा घर के लिए, 50%, तो कार एक्सपेंस जो हमें दे रखा है 46,000 है, तो हम 46 ना दिखा के यहाँ पे सिर्फ 23 दिखाएंगे जो 50% है बस। इसके बाद बी कुडंट रिकॉर्ड ऑफिस एक्सपेंस 2,600 रुपए पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सेक्शन 31 एक्ट द कंप्यूट टैक्सेबल, तो वो नहीं रिकॉर्ड कर सकता पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड अलाउड एज पर सेक्शन 37(1) कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। तो भाई ये 26,000 का है, उसने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब ये वाला एक्सपेंस जो है हम रिकॉर्ड कर देंगे, एक्सपेंस 26,000 पे, क्योंकि पिछले साल मतलब नहीं लिख पाया, भूल गया होगा, तो अब लिख देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा इनकम है और सिंपल सा हमें क्या निकाल लेना है, बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम, ठीक है ना। ये इस तरीके से चलेगा। अगेन मैं इसका भी सॉल्यूशन ही डायरेक्ट दिखा देता हूं, क्योंकि फिर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, बस मैंने आपको ये समझाया है। तो इसका अगर देखो तो आप सॉल्यूशन अगर देखना चाहते हो इसका डायरेक्टली, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा, चलो देखो, प्रोफेशनल फीस आ गया, रॉयल्टी फ्रॉम बुक आ गया, प्रोफेशनल फीस का मान लिया, गिफ्ट पेरेंट्स, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स 30,000 रुपए लेस। अब यहाँ पे भी नीचे इन्होंने क्या करा, जैसे मैंने कराया वैसे करना है आपको। यहाँ पे प्रोफेशनल फीस डाल दिया तो ठीक है, रॉयल्टी और गिफ्ट भी डाल दिया। गिफ्ट यहाँ का पार्ट नहीं होगा, आगे देखना नीचे चल के माइनस कर दिया होगा। रेंट फॉर चैम्बर डाल दिया, स्टाफ सैलरी माइनस करके डाल दिया, जनरल एक्सपेंस माइनस करके डाल दिया, कार एक्सपेंस 50% ले लिया, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस को भी ले लिया, डेप्रिसिएशन बुक के ऊपर 4,000 ले लिया। 4,000 यूं ले लिया इसने, हमने 6,000 4,000 ही लिया था, ठीक है, क्योंकि 40% ही था, मैंने शायद 6,000 लिख दिया पीछे, वो देख लीजिएगा इनकम। इसके बाद ये टोटल आ गया हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब मैं यहाँ पे देखूं गिफ्ट, गिफ्ट पेरेंट्स, द गिफ्ट रिसीव 60,000 इंक्लूड 3,000 फ्रॉम हिज फादर, अ गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव exempt from tax, the remain 3,000 assumed to be received concern professional and therefore taxable as a professional income। तो यहाँ पे जो गिफ्ट वाली बात है ना, गिफ्ट वाली बात के अंदर देखो क्या कहता है, इसने कहा गिफ्ट 30,000 रिसीव मिस्टर बी 10th एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेशनल करियर। तो ये मैंने लास्ट में लाइन नहीं पढ़ा था, तो गिफ्ट इसी का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि हमें गिफ्ट जो मिला है प्रोफे, वैसे तो अगर डॉक्टर को मिलता है गिफ्ट तो इलीगल था, हमें मिला है तो इसलिए ये एड ऑन हो गया। इसके बाद देखा जाए तो रॉयल्टी भी इसकी इनकम मान ली गई है। क्यों मान ली गई है, कि कोई ऑथर वगैरह होगा, क्योंकि ऊपर लिखा नहीं है। अगर नहीं मानते हो आप रॉयल्टी, जैसे मैंने नहीं माना, तो मैं नीचे नोट दूंगा कि वी अज्यूम दैट कि रॉयल्टी इसकी अदर सोर्स की इनकम हो जाएगी।
तो इसके हिसाब से बिजनेस इनकम आ गया, कैपिटल गेन जो कि लॉस था कार के ऊपर वो करके इसने कर दिया। अब ये देख रहे हो जो इतना सारा मैंने ये नोट लिखा है ना, ये नोट आपको लिखना है और भले ही इतनी डिटेल में नहीं लिखना, लेकिन छोटे छोटे पार्ट बना के ये नोट तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये 2024 में 2 क्वेश्चन थे जिसके ऊपर मैंने डिस्कस किया है।